क्यों, यहाँ बैठने में क्या दिक्कत है? अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अपने स्टाइल में बैठो, कोई इशू नहीं। सब अपना अपना रूल से चलता है, मेरे रूल से चलने से क्या है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग हर्ष। क्या बात है हर्ष, बारिश में निकलने का मन नहीं कर रही? गुड इवनिंग आयुष। ठीक है, चलो सर सर। अच्छा कल भी सुबह कॉलेज है। कॉलेज जा रहे हैं आजकल? ठीक है। नहीं सर, मतलब 75% अटेंडेंस बोल रहे हैं, वो कंपलसरी होगा। अच्छा ठीक है। अच्छा ए, रिकॉर्डिंग स्टार्टेड सर, ऑनलाइन में मुझे कंफर्म करो तो। जो लोग ऑनलाइन में, रिकॉर्डिंग का मैसेज मिला है आप लोगों को? ओके सर, ओके ठीक है। यस। ठीक है सर, चलो स्टार्ट करते हैं। हो गया। बहुत बड़ा बड़ा तू स्माइल दे दिया, अब चुप हो गया। अरे प्यार से डांट रहे यार, इतना काहे तो चिंता कर। बहुत छुट्टी बनाए तुम। चलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू सर। ऐसे ये जो क्लास अभी है ना, ये बेसिकली बिजनेस लॉ का है, और बिजनेस लॉ का जो सबसे हॉट टॉपिक है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, बहुत लोग बेसिक्स नहीं किया है, मुझे पता है। किसी किसी ने बीच बीच में थोड़ा सा किया था, लास्ट में कुछ स्पेशल टॉपिक में ज्वाइन किया था। तो इसलिए मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक बार स्टार्ट कर रहा हूँ, और जो लोग एकदम फ्रेश से स्टार्ट कर रहे हो, आराम से एंजॉय करो। ठीक है, क्योंकि बिजनेस लॉ का सबसे वाइटल पार्ट है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इवन ये फाउंडेशन का सिलेबस, सीएस एग्जीक्यूटिव का सिलेबस, सीएमए इंटर का सिलेबस, एज वेल एज सीएमए फाउंडेशन, हर एक सिलेबस में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से कुछ ना कुछ क्वेश्चन करता है। वेटेज भी हाई रहता है। ठीक है, और बिना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट समझते हुए आप बिजनेस लॉ समझ ही नहीं सकते। और क्योंकि हम लोगों का जो प्रोफेशनल वर्ल्ड है वो बेसिकली बिजनेस का ही तो है, और बिजनेस लॉ नहीं जानेंगे और इसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में ग्रिप नहीं होगा तो सेल ऑफ गुड समझ में नहीं आएगा, पार्टनरशिप समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इवन कंपनीज एक्ट भी समझ में नहीं आएगा। नहीं आएगा ऐसे मतलब नहीं आएगा इन द सेंस आएगा, बट क्या है ना, हर बिजनेस लॉ का जितना भी लॉ पढ़ लो तुम, सबका बेस एक है, वो है कॉन्ट्रैक्ट। माने अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आता हो तो आप किसी भी लॉ में ना, स्पेशली बिजनेस सेगमेंट्स में किसी भी लॉ में तुम एक ग्रिप बना सकते हो। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं आता है तो फिर बिजनेस रिलेटेड जितना लॉज है, हर जगह में तुमको थोड़ा सा आधा अधूरा सा फील हो। ठीक है, वैसे तो ईच एंड एवरी लॉ इंडिविजुअल है, ईच एंड एवरी लॉ इंडिविजुअल है, लेकिन अगर बिजनेस सेगमेंट्स में बात किया जाए, जैसे बिजनेस सेगमेंट्स में पॉपुलर लॉ क्या क्या है, बिजनेस सेगमेंट्स में पॉपुलर लॉ, चलो मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। बिजनेस सेगमेंट्स के अंदर जो नॉर्मली आप लोग प्रोफेशनल लेवल में कोई फाउंडेशन में थोड़ा सा पढ़ते हो, कोई इंटरमीडिएट में पढ़ते हो, कोई एग्जीक्यूटिव में पढ़ते हो, लेकिन पढ़ना तो सारा ही पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस वर्ल्ड में अगर अपने आप को एस्टेब्लिश करना है, ये सभी बिजनेस रिलेटेड लॉ में आपको चलना पड़ेगा। सर मंडे सुबह का जो लॉ चल रहा है वो बेसिकली कॉमन लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन वाला सोर्स ऑफ लॉ, वो तो आजकल मैंडेटरी कर दिया, पहले नहीं था। ठीक है, उसके साथ बिजनेस का कोई लेना देना नहीं है, बट ये जो टॉपिक इवनिंग वाला क्लास में है ये फुल्ली बिजनेस ओरिएंटेड है। ठीक है, इसमें जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बिजनेस लॉ का सबसे मैंने गुरु बोल सकते हो आप, मैंने यही सब कुछ है, इसके ऊपर बात बेस करके फिर सेल ऑफ गुड्स एक्ट, फिर आ जाता है पार्टनरशिप एक्ट, जो पार्टनरशिप फार्म चलते हैं उनका, फिर पार्टनरशिप फार्म का एक न्यू मॉडल चल रहा है एलएलपी। ठीक है, और कंपनीज एक्ट का एक बेसिक्स होता है और एक होता है एडवांस, जो जिन लोगों का जैसे इंटरमीडिएट एंड बाकी लेवल में चलता है, कंपनीज एक्ट का कोर एरिया जिनका बेसिक्स है, जब बेसिक्स चालू होगा वो उस टाइम पे बोल दिया जाएगा कि बेसिक्स चल रहा है, कर लो। जैसे नॉर्मली सीए फाउंडेशन लेवल में कंपनीज एक्ट का बेसिक्स जरूरत होता है। ठीक है, बाकी और एक बिजनेस लॉ में पॉपुलर माना जाता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जो हाल फिलहाल में एक बार मैंने रिसेंटली कवर अप किया। कॉन्ट्रैक्ट तो बहुत बार करता रहता हूँ मैं। ठीक है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट इस करने के पीछे मेन रीजन यही है
कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ग्रीप नहीं रहता है ना, तो स्टूडेंट को थोड़ा सा लॉ में दिक्कत थोड़ा बहुत हो ही जाता है। चलो चलो, अब ज्यादा इधर उधर का और बात ना करके सीधा स्टार्ट करता हूँ सर, ठीक है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, हाँ गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ना बहुत सारा पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया है। इसके अंदर भी थोड़ा सा बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्प्रेड किया गया है। अगर मोटा मोटी आपको एक कहा जाए, आइडिया दिया जाए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर मेन मेन क्या क्या चीज पढ़ना पड़ता है, वैसे तो आज मैं बेसिक से ही पढ़ाऊंगा। कॉन्ट्रैक्ट का नेचर क्या है, क्यों कॉन्ट्रैक्ट ऐड करना पड़ता है, इसके एकदम बेस में ऑफर आता है, एक्सेप्टेंस आता है, ठीक है। ठीक है, बहुत सारा चीजें आते हैं सर, जैसे वो बचपन वाला बात भी याद करवाएंगे आप लोगों को, डोंट वरी। ठीक है, स्कूल वाला जिंदगी याद आएगा। ऐसे स्कूल के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, बट मैं जबरदस्ती समझाने के लिए कुछ भी अनप शनप बकता रहता हूँ। तो नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्सिडरेशंस, ये बहुत ही, कंसिडरेशन वर्ड लॉ में बहुत पॉपुलर है। ठीक है, कंसिडरेशन का मतलब होता है, वेरी गुड सर, समथिंग इन रिटर्न। जिंदगी में कुछ भी एवे एवे नहीं होता है, एवे एवे कुछ भी नहीं होता, बदले में हम, हाँ वो तो बस गाना होता क्या होता है, है। एवे एवे गाना है, कौन सा गाना लुट गए ऐसा कुछ बोलता है। चलो पता हो गई। मैंने, ये लॉ का क्लास से पता चल रहा है ना, मैंने स्टार्टिंग में ही तो डेमो दे रहा है, चुप रहे, अभी पढ़ाने दे। कंसिडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है जो बार बार लॉ में आता है, बार बार। ठीक है, नो, ऐसे एक पॉइंट है, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, बदले में कुछ नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट होगा ही नहीं। लेकिन देयर आर कुछ एक्सेप्शनल जहां पर बिना कंसिडरेशन से भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, आगे आगे पढ़ेंगे फिर। एक्सेप्शनल है, बट बिना कंसिडरेशन में कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मली नहीं होता है। इसको बोलते हैं, लैटिन फ्रेज में एग्जाम में ये भी पूछते हैं, क्विड प्रो को। थैंक यू सर, क्विड प्रो को। क्विड प्रो को का मतलब है समथिंग इन रिटर्न। डोंट वरी, लोड लेने का कोई जरूरत नहीं है, सब नोट्स के अंदर मिलेगा, क्लास में सब एक्सप्लेन किया जाएगा। तो आप लोग सोच रहे हो कि बोल दिया तो भी याद रखना पड़ेगा, कुछ याद नहीं रखना है, जस्ट सुनो, अंडरस्टैंड करो, कॉन्सेप्ट को समझो। और अगर इफ पॉसिबल, ऐसे तो मैं बोल नहीं सकता कि जबरदस्ती सब्जेक्ट को प्यार करो, बट अगर प्यार मोहब्बत थोड़ा हो जाए सब्जेक्ट के प्रति, अच्छा है। ठीक है, फिर धीरे धीरे अदर एसेंशियल ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात होगा, परफॉर्मेंस के बारे में बात होगा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्टिंजेंट एंड क्वासी, इंडेमनिटी एंड गारंटी, ये थोड़ा एडवांस लेवल कॉन्ट्रैक्ट है। इंडेमनिटी एंड गारंटी, बेलमेंट एंड प्लेज एंड एजेंसी रिलेटेड कुछ लॉ है। ठीक है, एजेंसी माने ये जो कमीशन एजेंट वाला कॉन्सेप्ट चलता है ना, उसका कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर भी थोड़ा स्पेशल फोकस है, क्योंकि बिजनेस वर्ल्ड में ये एजेंसी बिजनेस बहुत चलता है। ये जो फ्रेंचाइजी सिस्टम है ना, फ्रेंचाइजी सिस्टम होता है ना, कि कोई एक ब्रांड है उसका हम फ्रेंचाइजी लेके चला रहे हैं, ठीक है, या फिर कमीशन एजेंट के हिसाब से काम कर रहे हैं, तो एजेंट का क्या लॉ चलता है। बेलमेंट और प्लेज का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा होता है कि हमारा कुछ सामान आपके पास पड़ा है, मतलब जब आपका गुड्स किसी और के पास पड़ा हो तो वो उसका कैसे जिम्मेदारी रखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, हमारा पैसा बैंक के पास होता है, हमारा गोल्ड वगैरह भी बैंक के पास होता है, लॉकर के अंदर हम लोग रख के आते हैं, फिर बीच बीच में उसको जाके देख के आते हैं, उसके लिए बैंक को हम लोग रेंटिंग चार्जेस देते हैं। ठीक है, तो ये सब भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही आ गया ना। बैंक अगर बाई चांस कुछ गड़बड़ कर दिया तो कौन सा लॉ जाएगा, सबसे पहले तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आएगा, उसके बाद स्पेशल बैंकिंग एक्ट आएगा। लेकिन बेसिक रूल कहाँ टूट रहा है, बेसिक रूल क्या है, वो हर चीज का बेसिक जो डीलिंग्स वाला एरिया है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। मैंने बैंक के अकाउंट में पैसा रखने से लेके गोल्ड डिपॉजिट रखने से लेके ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज पे कॉन्ट्रैक्ट आ सकता है। एडवांस लेवल पे इंडेमनिटी गारंटी, इंडेमनिटी ये सब स्पेशल है, आगे आगे ये सब जान के बहुत ही खुद को पावरफुल महसूस होगा। हाँ सर, जब कोई स्पेशल नॉलेज किसी चीज में आ जाता है तो खुद को पावरफुल महसूस होता है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे पावरफुल महसूस होता है। देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेमनिटी, ऐसे मैं अभी इसके अंदर बात नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत ही आगे जाके डिस्कस करेंगे, बट क्योंकि मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसे तो मैं आपको एकदम आज बेसिक वाला बात करूंगा। ठीक है, जो कुछ नहीं जानता वो भी समझ जाएगा, इवन जिसको मोटा मोटी थोड़ा बहुत एबीसीडी आता हो और थोड़ा सा सेंटेंस मेकिंग आता हो, उसको भी बिठा दोगे तो वो भी समझ सकता है। तो बोलना नहीं चाहिए वो भी समझ सकता है, इफ थोड़ा बहुत बेसिक सेंस जनरेट हुआ है तो वो टॉपिक में जाऊंगा मैं।
लेकिन क्योंकि मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ तो आपको, जैसे इंडेमनिटी गारंटी, ये क्या चीज है? क्यों लोग घूमते हैं? घुमपड़ा दी गान तो गा ही नहीं आती। बस इंडेमनिटी, इंडेमनिटी का ऐसे मतलब क्या है? कोई बता सकते हो? हाँ, हाँ, वेरी गुड, अच्छा पॉइंट उठाया। कॉम्पेंसेशन, इंडेमनीफायर एंड इंडेमनीफाई, है ना? इंडेमनीफाई माने जब जब कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसमें ना, जैसे मानो एग्जांपल के तौर पे ये जो इंडेमनिटी का कॉन्सेप्ट है, ये इंश्योरेंस इंडस्ट्री में चलता है। कहाँ चलता है? इंश्योरेंस इंडस्ट्री में। जैसे मानो कि कौन कौन ठोकेगा किसी को? रास्ते में गाड़ी चला रहा है और किसी को ठोक दिया, ठीक है? तो ठोक दिया मैंने बेसिकली एक्सीडेंट कर दिया, ठीक है? अब तुम गाड़ी चलाते चलाते एक्सीडेंट कर दिए तो सबसे पहले इंश्योरेंस का पेपर चेक होता है। फिर इंश्योरेंस के पेपर में देखा जाता है कि कितना लोगों का इंश्योरेंस है, फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी एंड थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी कौन? फर्स्ट पार्टी है इंश्योरेंस जो कंपनी का है, सेकंड पार्टी जिसका इंश्योरेंस है, माने इंश्योरर और इंश्योर्ड कंपनी, ठीक है? और थर्ड पार्टी माने तुमने किसी चीज को ठोका, ठीक है? तो तुम्हारा इंश्योरेंस है, उसको भी कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा। तो ये जो इंडेमनीफाई का कॉन्सेप्ट आएगा, तो ये सब का क्या बेसिक कॉन्ट्रैक्ट है, ये सब आ जाएगा सर। तो मानो कि अगर तुमको ये लॉ पता हो कि कैसे इंडेमनिफिकेशन काम करता है, तो तुमको पावरफुल महसूस होगा, हाँ या ना? जैसा होता है ना, पावरफुल कैसे महसूस हुआ, नहीं समझे? है भाई, माने जब किसी कोई ऐसा प्रॉब्लम होता है, तो मानो तुमने मेरे को आके ठोक दिया, क्या करे अभी? अब तुम किसी लॉयर के पास जाते हो, है ना? अब लॉयर को लॉ पता है तो उसी का ताकत यूज करके तो वो जिसका जो भी पाना होता है वो पाने का कॉन्सेप्ट करता है ना? या फिर अगर आपका इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस कंपनी पैसा देने में देरी कर रहा है, ठीक है? तो वो क्यों देरी कर रहा है? क्या इंडेमनिफिकेशन के ऊपर क्या कॉन्सेप्ट है? गारंटी क्या चीज है? ऐसे मैं भी हर चीज भी डिटेल्स में आगे बोलूंगा, जस्ट एक टच एंड गो चल रहा है। गारंटी, आप लोग ऑनलाइन में बहुत सारा चीजें खरीदते होंगे, मोबाइल से लेके, है ना? दामी दामी क्या बोलते हैं उसको, महंगा महंगा घड़ी, है ना? स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, कपड़ा में वारंटी देता है क्या? लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट में हम लोग वारंटी ढूंढते हैं, बिना वारंटी का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट टच तक नहीं करते। तब इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में अगर वारंटी या गारंटी नहीं देगा, ठीक है, तो वो मुश्किल होगा। अगर मानो कि गारंटी या वारंटी चल रहा है और उसके बाद भी आपको उसका रिप्लेसमेंट या जो भी है सर्विस नहीं मिल रहा है, तो आपके पास क्या राइट है? किस हक से जाओगे? पावर, आपको ये पावर देता है, समझे? हम लोग जब बचपन में, बचपन में वही केजी स्कूल में पढ़ते थे, शक्तिमान आता था, ठीक है? ऐसे शक्तिमान, ऐसे एक मुकेश खन्ना था, ऐसा करके ऐसा करता था, ऐसा करके फिर ऐसे राउंड राउंड घूमता था, ठीक है? बाद में शायद आप लोग ये सब दूसरे चैनल में रिपीट टेलीकास्ट देखे होंगे। हम लोग ये सब मैंने उसी टाइम पे, ये शो 90s का शो है और हम लोग 90s के किड्स हैं, समझ रहे सर? तो हम लोग का एक ही एंटरटेनमेंट था, सैटरडे। शक्तिमान सैटरडे को आता था 11:30-12 बजे के आसपास, ठीक है? हम लोग ये सब देख के ही बड़े होते थे। और शक्तिमान के दिन कोई एकदम रास्ते पे नहीं होता था टीवी के सामने, और जिसके सबके घर में टीवी नहीं होता था गांव साइड में, तो जिसके घर में टीवी होता था सब शक्तिमान, एकदम पूरा हाउसफुल, ठीक है? तो अलग ही लेवल का मजा था। तो शक्तिमान ऐसे मैंने गारंटी वगैरह देता था, हम तुमको बचा लेंगे, ऐसा ऐसा, ठीक है? जो भी हो, चलो। नाउ पॉइंट इज, चलो हम लोग एकदम बेस लेवल से स्टार्ट करें। कॉन्ट्रैक्ट क्या है नहीं है इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। मतलब और एसेंशियल ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, कोई ऑनलाइन में वेट कर रहा है क्या? मीनिंग एंड एसेंशियल ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, एकदम बेसिक बात करूंगा। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो भी नाम से बोलो, अलग अलग बुक्स में अलग अलग नाम से देता है, बट मैं आपको एकदम बेस लेवल से ही जो है वही बताने का कोशिश करूंगा। अच्छा, यहाँ पर ना थोड़ा सा वो स्टार्टिंग में ना लॉ के बारे में थोड़ा बोला है, मैं उसके बारे में और बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग सुबह वाला क्लास में तो ये सब बात करते हैं, ये आज वाला क्लास में ही था।
लॉ क्या है, सोर्स ऑफ लॉ क्या है, मैं उसके बारे में बात नहीं कर, सीधा एकदम कॉन्ट्रैक्ट में जा रहा हूँ। व्हाट इज लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज कंटेन इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। पुराना एक्ट है, ब्रिटिश पीरियड में बना था। सर अभी भी वही चल रहा है? नहीं नहीं, टाइम टू टाइम अमेंडमेंट होता है। लॉ का क्या है? टाइम टू टाइम अमेंडमेंट होता है। 1872 में कोई लॉ बनाया गया था, वो लॉ अभी भी चलेगा। हम लोग का हालत क्या हो सोच रहे हो तुम? हाँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो टाइम टू टाइम अमेंड किया गया, बट हाँ, बेस वही रखा गया। ऐसे रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना बहुत सारा लॉ चेंज कर रहा है। आपको सुन के अच्छा लगेगा कि मुझे नहीं पता, बट मुझे सुन के अच्छा लगा है। ऐसे नया रूल लाया है गवर्नमेंट ने, ऐसे बोला है, अभी तक लागू नहीं किया, पता नहीं जब लागू करेगा। लागू मैंने समझते हो ना, एनफोर्स करना या एप्लीकेबल करना, तब आप लोग क्या जवाब दोगे? बिकॉज आप लोग सब कन्वेंट बच्चा हो ना। कन्वेंट बच्चा मैंने समझते हो ना, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े लिखा। ऐसा आई एम नॉट अगेंस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल, ठीक है, वो तो जरूरत है, समय का मांग है, बट कल्चर इंडियन होना चाहिए। तो वो जो ग्रेजुएशन होने के बाद वो जो काला काला कलर का एक ड्रेस पहना जाता है, ग्रेजुएट हैट पहना जाता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं कॉन्वोकेशंस में? वो ड्रेस का क्या नाम है मुझे नहीं पता, बिकॉज मैं कॉन्वेंट बच्चा नहीं हूँ। किसी को पता है? उसका एक नाम होता है, वो जो ब्लैक कलर का होता है, ठीक है, और एक ग्रेजुएट हैट होता है, वो पहना जाता है, ठीक है। तो एक अलग ही लेवल का, चलो आई एम नॉट एग्री, एक बहुत ही अच्छा एक सेलिब्रेशन है ना, एडुकेशनल सेलिब्रेशन। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलता है कि रिसेंटली एक जगह में कि ये जो सेलिब्रेशन मोड है इसको इंडियन अटायर में होना चाहिए। देखो पसंद नहीं आया। टोपी उड़ाएगी। सब जो जॉब चारनोक का नाती पुती है। ठीक है, तुम लोग तो डेविड कैमरन के वंशज हो ना सब, हैं? आप बोलेंगे टोपी कैसे उड़ाएंगे? जो भी हो, धोती और कुर्ता पहन के जाना चाहिए। इंडियन टोपी बना लो ना, क्या दिक्कत है? कितना सारा टोपी है इंडियन वाला, टार्बन कितना है हम लोग का, वो उड़ाओ। ठीक है, जो भी हो, देखो पसंद नहीं आ देखा, मैं बोला था ना नहीं आएगा पसंद। ठीक है, मेरे हिसाब से तुम अपना ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट लेने जाओ और इंडियन अटायर में जाओ, और अपने अपने स्टेट का, ठीक है, जो ट्रेडिशनल अटायर है उस अटायर में जाओ, ठीक है। तो ये स्टेट का कल्चर को प्रमोट करेगा, ठीक है, आप लोग दूर का नहीं सोचते हो, ये स्टेट का कल्चर को प्रमोट करेगा। लोगों के अंदर एक एक पढ़ा लिखा बंदे के अंदर जब अपने कल्चर का प्रमोशन हो, तो नॉर्मल लोग जो इतना पढ़ा लिखा नहीं होता है उनको भी लगेगा, क्योंकि हम लोग एक चीज देखते हैं कि ऑलवेज एडुकेटेड लोगों को नॉन एडुकेटेड लोग कॉपी करता है ना? करता है कि नहीं करता? अब देखो ना, बॉलीवुड में तो सब मूर्ख लोग है ना, दिखाने में सब एकदम सो कॉल्ड एडुकेटेड है, बट जो भी करते हैं हम लोग उनको कॉपी करते हैं, है ना? वो जो पहनते हैं हम पहनते हैं, वो जो खाते हैं हम खाते हैं, है ना? तो एग्जैक्टली हमारे सोसाइटी में भी जो भी थोड़ा बहुत सो कॉल्ड सेलिब्रिटी बन जाता है अपने अपनी सोसाइटी में, उसी को बाकी लोग कॉपी करता है। तो अगर अपना कल्चर को प्रमोट करना है तो सोसाइटी का जो एडुकेटेड थोड़ा सा अपर लेवल लोग हो जाएगा, वो जो करेगा ना सोसाइटी के पिछले लोग वही को मैंने प्रमोट करेगा, मैंने उसको कॉपी करेगा। तो इसमें क्या होगा, अपना कल्चर प्रमोट होगा। और हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉरेन चीजों को सब मैंने जनरेशन टू जनरेशन कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, अपना चीज को डेवलप नहीं कर रहे हैं। हम लोग अगर खुद ही खुद को रेस्पेक्ट नहीं करेंगे तो फिर बाहर वाले लोग हमें कैसे रेस्पेक्ट करेगा? देयर इज अ प्रॉब्लम। बट इसको चेंज करने जाओ, अभी देखो कितना, ये देखो ना, अभी क्लास नहीं चालू हो गया, तो जस्ट इमेजिन करो कि फिर पूरा कंट्री में क्या होगा। चलो, पता नहीं अब। करेंट गवर्नमेंट का एक चीज मुझे अच्छा लगता है सर, कि ये इंडियन नेस को वापस लाना चाहता है, ठीक है, एथनिसिटी। हाँ, एथनिसिटी बोल रहे हैं, ट्रेडिशनलिज्म, अच्छा। तो देखो अभी क्या होता है, पता नहीं। तो कहने का मतलब है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वगैरह है ये सब ब्रिटिश का ही लिया हुआ है, बट उसके साथ बीच बीच में इंडियन टच बीच बीच में दिया गया है। अब जो है वही है, अभी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ज्यादा कुछ अभी चेंजेस नहीं आया है मैंने इंडियन नेस के ऊपर, लेकिन रिसेंटली कुछ लॉ में चेंज आया है, उसमें संस्कृताइज नाम भी आया है, ठीक है। जैसे एक लॉ आया है, सीआरपीसी कोड था, ठीक है, आप लोगों को पढ़ाएंगे सीएस क्लास में, क्रिमिनल प्रोसीडियर कोड एटसेट्रा, उसका नाम चेंज होके हो गया है भारतीय न्याय संहिता। हाँ, लॉ का नाम ही बदल गया है, भारतीय नाम आ गया, इंडियन नहीं, संस्कृताइज नाम आ गया। हाँ,
अब अभी वो लिखने का जरूरत है। न्याय संहिता, ठीक है, वो मैं बताऊंगा, ठीक है। अब आप लोगों का करंट एग्जाम में एप्लीकेबल किया कि नहीं किया, वो अभी तक मेरे हिसाब से मैट में तो कुछ भी अपडेट नहीं आया, बट एप्लीकेबिलिटी हुआ है। जैसे इस बार जब ये जो कोलकाता में जो इशू हुआ, मैं इशू पे नहीं जाता, बट इशू के बाद इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि बहुत सेंसिटिव इशू है, बार बार बात करके क्लास का सिचुएशन अलग हो जाएगा। लेकिन क्या है ना, बोलते बोलते निकल जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब कोई प्रोटेस्ट करता है, धरना देता है, तो उसमें ना पुलिस एक धारा लगाते हैं, उसको सीआरपीसी कोड के हिसाब से बोलते हैं 144 धारा, 144। तो एज पर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ये 144 जो सीआरपीसी कोड है, इस कोड के तहत एक जगह में जमायत नहीं हो सकता, ठीक है। और एक साथ दो लोग जा नहीं सकता। अगर रास्ते में जाना है तो आपको हाथ को, हाँ बोलो, हाँ वही मोटा मोटी दो लोग, डिपेंड करता है, उसके अंदर भी पार्ट है, ठीक है, कि दो लोग हो, चार लोग हो, दो लोग भी दिक्कत करता है, क्योंकि दो लोग एक साथ रहेगा तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो सिंगल सिंगल जाना है, ठीक है। जरूरत पड़ने से ऐसा भी, और बहुत प्रॉब्लम होगा तो हाथ को बाहर करके पॉकेट में तो हाथ बिल्कुल नहीं रख सकते, हाथ ऐसा करके जाना है, ठीक है। जब पूरा एकदम सीआरपीसी रोड चल, तो वही वो 144 को चेंज कर दिया। उसका शायद कितना 200 समथिंग ये कुछ किया है, मैं देख रहा था, मैं अभी याद नहीं कर पाया उसको अभी तक, क्योंकि यूज होगा तब पता चलेगा, ठीक है। तो उसको चेंज कर दिया सीआरपीसी का, मैंने 144 और है नहीं, जिसको हम लोग इतना दिन से 144 धारा सुन के बड़े हुए हैं ना सर, वो और 144 नहीं है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे समय के साथ साथ चीजें बदलते हैं, ठीक है, आप लोग भी बदलते समय के साथ साथ बदलना पड़ेगा। एक प्रॉब्लम क्या है कि समय के साथ साथ फैशन चेंज हो जाए तो हमकी दिक्कत नहीं है, हम न्यू फैशन अडेप्ट करने के लिए पागल होते हैं। लेकिन पढ़ाई का कुछ चेंज हो जाए, हम लोग क्यों चेंज करता है, सही तो था। लेकिन जब गोटा जीन्स से फट्टा जीन्स पहनना पड़ा, तब तो नहीं बोला कि हम फट्टा जीन्स नहीं पहनेंगे। हाँ, बात सही है कि नहीं है? न्यू फैशन आएगा तो चलेगा। जैसे हम लोगों के टाइम पे बेलवॉक्स जो अभी फिर से फैशन आ गया, मैं देखता हूँ कभी कभी स्टूडेंट लोग पहन के आते हैं, मैं देखता अच्छा तो पुराना, एक बार वो ये सब बच्चन साहब के जमाने का टाइम है, बेलवॉक्स को फैशन है। फिर हम लोग जब क्लास 9 10 में पहनते पढ़ते थे ना, उस टाइम पे भी ना बेलवॉक्स फैशन आया था। वो जो पैंट का सामने वाला हिस्सा ऊपर में चिपा हुआ और नीचे जाके एकदम फैल जाएगा। तो हम लोग 9 10 में जब पढ़ते थे उस टाइम पे ये फैशन आया था। लड़की लोगों के केस में उसको शॉर्ट चूड़ीदार के नाम पे बोलता था, और हम लोगों के टाइम पे वो बस एक ऐसे जीन्स भी सेम फैशन में आया था। तो बीच में वो बंद होके चिनोज आ गया था, फिर से वो वाला फैशन है। और क्या नया फैशन लाएगा, एक बार पतला करो तो एक बार बड़ा करो नया और क्या लाएगा, ठीक है। तो जो भी हो, अब टाइम टू टाइम ऐसे ही चेंजेस होता रहता है फैशन में, लेकिन फैशन अडेप्ट करने के लिए ये है ना, अभी देखो दुर्गा पूजा आ रहा है ना, दुकानदार बोलेगा दीदी एकदम न्यू फैशन का है, ठीक है। नहीं, ओल्ड क्या ओल्ड फैशन दिखा रहे हो, न्यू फैशन बोल के 500 टका एक्स्ट्रा लेगा, तुमको कोई दिक्कत नहीं है। क्या तेज बड़ा बाजार में तो चलता है, तुमको तो पता ही है ना। दीदी आपको एकदम अल्ट्रा मॉडर्न दिखा रहा है, एकदम लेटेस्ट, ये इस साल का एक मंथ में हमारे दुकान में ही है, एक पीस है, एक कॉपी। हाँ, नहीं ये सेल्स है, बेवकूफ नहीं बोलेंगे इसको, ये सेल्स की। हाँ मैंने देख, बायर का सेंस का कुछ नहीं है, बायर जब जाते हैं ना, वो अपने मन, वो अपने हिसाब से जाते हैं। हर किसी का ना अपना अपना एक फैशन सेंस है। मैं किसी को ऐसे, मुझे नहीं लगता कि कोई फैशन लेस है, सबका अपना फैशन है। जो कुछ नहीं पहनेगा वो भी एक फैशन है, ठीक है सबका अपना फैशन है, लेकिन अब तुम दुकान में जाके तुमको क्या चाहिए, तुम उस हिसाब से सोचते हो। और कुछ लोग होते हैं ना, वो कुछ सोच के नहीं जाते, ठीक है, दुकानदार उसको जैसे कन्विंस करेगा उस हिसाब से लेके आते हैं। फिर बाद में दोस्त लोगों को दिखाते हैं, ऐसे इतना दाम लिया, मैं भी तो लिया, ऐसे सस्ता लिया, फिर उसका मन छोटा हो जाता है लेकिन ये बेसिकली सेल्स स्किल्स है। बड़ा बाजार जाओ, सेल्स स्किल सीख के आओ, ठीक है कुछ नहीं, दो चार बार बोका बनोगे, लेकिन स्किल जरूर सीख जाओगे जो भी हो, चलो। The law of contract is contained in Indian Contract Act 1872, which deals with general principles of law governing all contracts. All माने हर तरह का कॉन्ट्रैक्ट। सरकारी लेवल में जो डील्स होते हैं, नॉर्मल डे टू डे लेवल में, जैसे कोई भी एक चीज हम लोग, जैसे मानो घर पे एक काम वाली बाई को रखे हैं, ठीक है, एक बेसिक लेवल में, ठीक है, उनका टाइम पे पेमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उनके पास भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पावर है कि हमें पेमेंट टाइम पे नहीं दे रहा है, ठीक है। क्या डील हुआ था ना, मंथ के एंड पे पेमेंट होगा, क्या डील हुआ था ना, मंथ के स्टार्टिंग में पेमेंट होगा,
ठीक है, क्या क्या काम बोला गया था ना, ये 4 काम बोला गया था। घर पोछा लगाना, झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, ठीक है, और बीच बीच में थोड़ा घर का बाहर का साइड भी साफ कर देना। लेकिन आजकल तो एक्स्ट्रा काम कराते हैं, तो एक्स्ट्रा काम के लिए हम एक्स्ट्रा मांगेंगे। अगर वो नहीं देगा तो फिर वो डिस्प्यूट क्रिएट होगा। कॉन्ट्रैक्ट, क्या ऑफर था, क्या एक्सेप्टेंस था। ऑफर एक्सेप्टेंस में डिस्प्यूट माने कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक लॉ प्रॉब्लम। समझ में आ रहा है, मैं कहने का मतलब है समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ऐसे तो बहुत, ऐसे अभी मैं बोलूंगा तो बहुत कंट्रोवर्शियल पॉइंट उठा सकता हूँ, लेकिन अभी स्टार्टिंग में ही मैं इतना कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहता, बहुत टेंशन वाला हो जाएगा। कवर दिस स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट लाइक जैसे बेलमेंट, प्लेज, बोल रहा था ना। बेलमेंट माने वही बेलर बेली कॉन्सेप्ट में चलता है। मेरा कुछ सामान आपके पास पड़ा है, समझा रहा था, गाना भी है एक बहुत पुराना, ठीक है, सुने हो कभी? सुना है, पुराना गाना सुनता है? देख के तो लगता नहीं है, इतना नॉस्टैल्जिक एटीट्यूड का है, कैसा सुर सुन के दिखा। नहीं वो सुन रखा है लेकिन उसका सुन नहीं। अरे लिरिक्स बहुत बड़ा। मैं सुना दूं, छोड़ दो, नहीं तो बोलेगा ये इंडिया गॉट टैलेंट चल रही है। हाँ, बहुत ही रोमांटिक है। वो एक पुराना मूवी का है कि मेरा कुछ सामान ऐसा करके कुछ था, ठीक है, तुम्हारे पास पड़ा है ऐसा करके। तो बेलमेंट में बेलर होता है, बेली होता है, ठीक है, जो आपको बैंक का एग्जांपल दिया दिया ना, बैंक का एग्जांपल, तो वो वाला, ठीक है। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है। प्लेज, प्लेज क्या होता है? रिसेंटली ना हमारे 2 बड़ा एक्टर एक्ट्रेस ना प्लेज किया है, ऑर्गन डोनेट किया है। कौन कौन किया? फेमस कोई किया है, हाँ किया है, ऑर्गन डोनेट कर दिया। कौन किया है, कौन किया है? आप देख गूगल कर रहे हो, हाँ। चल कर करके ही बता। तो कोई एक है, 2 एक्टर एक्ट्रेस होगा, ठीक है, तो उन्होंने ऑर्गन डोनेट किया और हमें भी बोल रहे हैं कि आप लोग भी क्या करना चाहते हो। ऑर्गन डोनेशन क्या है? बेसिकली डोनेट माने क्या, अभी मैंने डोनेट किया तो मेरा किडनी खोल के अभी लेके जाएगा? इट्स नॉट लाइक दैट, ये प्लेज किया हुआ है। प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा किया है, दिया दिया। ऐसे तो बहुत कोई है, लेकिन रिसेंटली कोई एक किया है, मैं कहीं देख रहा था, नाम तो याद नहीं आ रहा है। जो भी हो, तो प्लेजिंग का कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है कि मैं अपना ऑर्गन डोनेट कर सकता हूँ। वो तो गौतम गंभीर है, प्लेज करके रखा था ना, आई थिंक गंभीर ही किया होगा, मैं शायद गंभीर का ही देख रहा था। तो बेसिकली ऑर्गन प्लेज का मतलब है कि जब उसका डेथ हो जाएगा, उसके डेथ के बाद उसका बॉडी पार्ट्स में जो जो हिस्सा मेडिकल काम पे आएगा। कौन? बुद्धदेव भट्टाचार्य, हाँ हाँ, उन्होंने भी प्लेज किया था, यस, द ग्रेट पर्सन, बहुत अच्छा इंसान। जो अच्छा है उसको अच्छा ही बोलेंगे, ठीक है, मुझे किसी से बैर नहीं। हाँ, वो सीपीएम है, मैं थोड़ा एंटी कम्युनिस्ट हूँ। ठीक है, मैं सीधा ही बोल, मुझे कम्युनिज्म का स्किल्स मैंने स्कीम समझ में नहीं आता इंडिया के लिए। तो जो भी, लेकिन बुद्धदेव भट्टाचार्य वन ऑफ द ग्रेट सीएम, लेकिन उनका दाम नहीं मिला, हम लोग उसको समझ नहीं पाए मतलब उनका जो, इवन उनका पार्टी उनको नहीं समझ पाया, सबसे मेन बात यही है। चलो छोड़ो, पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे, सबको समझ में ही नहीं आएगा बात। ये सिर्फ वही समझ सकता है जो पश्चिम बंगाल का पॉलिटिकल हिस्ट्री जानता है। और कोई नहीं समझ पाएगा। तो पॉइंट इज दैट प्लेज का मतलब है कि ऑर्गन डोनेशन एक प्लेज का कॉन्सेप्ट है कि अगर मैं किसी को मेरा ऑर्गन डोनेट करके जा रहा हूँ, तो मेरे मरने के बाद हॉस्पिटल्स वाले, जहां पर भी मैं मरूंगा, जिस हालत में मरूंगा, उसमें मेरे फैमिली के क्लेम से पहले उनका क्लेम होगा। तो फिर क्या पूरा बॉडी ले लेगा? नहीं सर। बॉडी देगा, जो जो ऑर्गन्स, मैंने बेसिकली रिप्लेस, ये होता है, काम होता है, जैसे कि किडनी ट्रांसप्लांट करने काम आता है, आईज किडनीज ये सब होता है ना, तो वो सब जगह में, मतलब किडनी तो पेट के अंदर से निकालेगा, फिर सिलाई मार देगा। आईज वाला जो है ना, उसमें आईज निकाल के फिर ऐसे, फिर डर जाएगा इंसान, उसमें पत्थर वाला आईज लगा देगा, ठीक है। फिर वो पत्थर वाला आई लगा के फिर आपका बॉडी आपको वापस करेगा, फिर जो भी रिचुअल्स है, अंतिम संस्कार का जो है, सबको जाना पड़ता है यार। अभी इसके मन में चल रहा है कि सर फिर से मरने वाला बात कर रहे हैं। ये उसका मुंह देखो, फिर से मरने वाला बात, अरे भाई क्या करे यार। अब प्लेज का और अच्छा अच्छा बेस्ट एग्जांपल और मिला नहीं, ठीक है। इंडेमनिटी गारंटी एजेंसी में अभी कुछ देर पहले बात कर रहा था। द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज एप्लीकेबल नॉट ओनली टू बिजनेस बट ऑल्सो डे टू डे पर्सनल डीलिंग्स। इसलिए मैंने काम वाली बाई लिया, क्योंकि इंसान सबसे ज्यादा डे टू डे जीवन में अपने घर के जो काम वाली दीदी या बाई होते हैं, हम लोग काम वाली बाई नहीं बोलते, हम लोग यहाँ पर बोलते हैं दीदी या मौसी, ठीक है, काजेर मासी या फिर काजेर दीदी, ये बंगाल का कल्चर है। महाराष्ट्र में जाओगे वहां पर दे कॉल्ड काम वाली
बाई, बाई माने दीदी होता है, बाई माने मराठी भाषा में दीदी होता है। हाँ, क्या हुआ, चुप रहे। अच्छा, तो ऑल डे टू डे पर्सनल डीलिंग्स में भी कॉन्ट्रैक्ट है। इनफैक्ट ईच वन ऑफ अस एंटर्स इनटू अ नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम सनराइज टू सनसेट। जैसे अभी आप लोग जो पढ़ने आए हो और मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ, ये भी कॉन्ट्रैक्ट का ही एक पार्ट है, ठीक है। Examples of contract: when you purchase a newspaper, you enter into a contract with the vendor of newspaper। इसलिए सुबह सुबह सबसे पहले वही आपके घर आता होगा, या दूध वाला। When you purchase milk, you enter into a contract with the milkman। ऐसे आजकल कोलकाता में वो पुराना वाला मिल्कमैन तो नहीं आता, कम ही आता है, जिसके पास वो राजदूत बाइक होता था, दोनों साइड में दूध का टांकी होता था, वैसा वाला आजकल नहीं है। आजकल कंट्री डिलाइट बोल के कैप हो गया, कंट्री डिलाइट वाले पैकेजिंग दूध, थोड़ा हाई क्वालिटी दूध घर घर में देके जाते हैं। मेरे फोन को क्या देता है? मेरे पुराने वाले में वो दूध वाला वैन आता है, चलो अच्छा है। वो पानी मिला। हाँ ठीक है, दूध एकदम कोई भी प्योर दूध सप्लाई नहीं कर सकता, दूध पानी मिला के ही सप्लाई किया जा सकता है। लेकिन अब देखना पड़ता है कि वो दूध में कितना पानी डाल रहा है, ठीक है। उसको चेक करने का एकदम सिंपल तरीका है, मिट्टी में डाल, ठीक है। अगर संगे संग मिट्टी ले लिया मतलब वो मैक्सिमम पानी है। और अगर मिट्टी में दूध, अगर वो मोटा वाला पार्ट होगा ना, तो दूध अगर मैक्सिमम है तो वो मिट्टी में संगे संग नहीं जाएगा, उसको जाने, और मिट्टी के ऊपर नहीं पूरा व्हाइट कलर का एक स्पॉट बना देगा, इसका मतलब उसमें दूध है, पानी एक बहुत ही नॉमिनल मात्रा में है। दूध पानी तो देना है, पानी के बिना पूरा रॉ मिल्क आप हजम भी नहीं कर पाओगे। इवन अगर दूध वाला जिसके घर में गाय होता है, वो अगर गाय से दूध एकदम लेके भी आए, उसको डायरेक्ट कंज्यूम करता भी नहीं है कोई, ठीक है। उसको पानी डाल के एक कंसिस्टेंसी को मैच करके फिर जाके उसको यूज किया जाता है। ऐसे एकदम रॉ मिल्क जो होते हैं वो नॉर्मल हम लोग जैसे लोग इतना नहीं कर पाएगा, जो फिजिकल फिटनेस बहुत करता है ना, हमारे तो आते हैं लोग खाए वगैरह तो सीधा मतलब निकालते हैं फिर पी लेता है, नहीं ना गरम करते हैं गर्म करके सीधा पीते हैं, पानी बिना पानी मिला के ही पीता है। वो आदत होने से वो हजम कर सकता है, नहीं तो आदत होना चाहिए, नहीं तो हजम नहीं कर पाएगा। चलो, तो when you purchase milk, you enter into contact with the milkman। When you purchase bread and butter, you enter into contact with the vendor of bread and butter। When you ride a bus, you enter into contact with the transport company। तो ये बेसिक लेवल एग्जांपल्स है कॉन्ट्रैक्ट का हमारे डे टू डे लाइफ। जनरल लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिलेट्स टू द एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, द रूल्स फॉर परफॉर्मेंस डिस्चार्ज। परफॉर्मेंस माने कॉन्ट्रैक्ट को, माने एक कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं तो फिर उसको परफॉर्म करना पड़ेगा, है ना। जो वादा किया है निभाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो जो निभाने के लिए क्या करना है, परफॉर्म करना है, ठीक है। अपने अपने जो भी डील तुम जिसके साथ भी कर रहे हो, ठीक है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? डील करता है क्या जिंदगी में? एंड द रेमेडी इज अवेलेबल टू द एग्रीड पार्टी। अच्छा, डिस्चार्ज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड द रेमेडी इज अवेलेबल टू द एग्रीड पार्टी इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तब होता है जब वादा टूट जाता है, और ब्रेकअप सॉन्ग जब हो जाता है। ब्रेकअप सॉन्ग जानते हो ना? सर सर किसका ब्रेकअप हुआ है रिसेंटली, किसका दुख हुआ है ब्रेकअप होके, किसको भाव नहीं मिला? गौरव लास्ट दिन थोड़ा बोल रहा था। अच्छा, फिर से पैचअप हो गया उसका, पैचअप हो गया उसका, होने दीजिए, ट्राई कर रहा है। अच्छा, मैं पापा को फोन करूंगा, मैं पापा को फोन करता हूँ, रुको रुको, ठीक है। क्योंकि आजकल पापा पूछते हैं ना मुझे कि बच्चा पढ़ाई कर रहा है, मैं नहीं, पढ़ाई नहीं कर रहा है, पैचअप कर रहा है, पैचअप कर रहा है पापा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन H, सेक्शन याद रखना है सर, मजाक मजाक में काम का काम करते रहो, ठीक है। मजाक ठीक है, मजाक इज ओके फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, बट इंपॉर्टेंस देखो, सेक्शन के बिना लॉ अधूरा है, ठीक है। बिना सेक्शन का लॉ लिख के आओगे तो नंबर काटता है, बी वेयर, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन H ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। जो एग्रीमेंट लॉ के थ्रू से एनफोर्सेबल होता है उसे कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। इसको अगर थोड़ा और अलग शब्द से बोला जाए, एन एग्रीमेंट व्हिच कैन बी एनफोर्स्ड इन ए कोर्ट ऑफ लॉ इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट। दैट मीन्स कोर्ट ऑफ लॉ में क्या एनफोर्स होगा, इसको समझने के लिए आपको दो चार बात समझना पड़ेगा।
किसी के साथ कोई डील हो रहा है, चलो आप लोग समझ सकते हो, ऐसा ही कोई डील बोलते हैं। आप में से कितना लोग बाहर से हो और यहाँ पर पीजी में रहते हो? 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, ठीक है। जो लोग बाहर से आके इधर रह रहे हो उन लोग पीजी में रहते हो, है ना, माने पीजी माने पेइंग गेस्ट फैसिलिटी, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि रेंट में रहते हो, ठीक है। तो रेंट होगा तो रेंट एग्रीमेंट हुआ है आप लोगों का कुछ? ये घर रेंट में रहते हैं इसलिए इसका हुआ होगा। नॉर्मल पीजी में इतना फॉर्मेलिटीज नहीं करते, लेकिन करना चाहिए। तो पीजी में एग्रीमेंट रहने से, एग्रीमेंट माने एक एग्रीमेंट पेपर होता है, ठीक है। एग्रीमेंट पेपर माने इसको कॉन्ट्रैक्ट पेपर भी बोलते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे होता है कॉन्ट्रैक्ट पेपर। हाँ हाँ एग्जैक्टली सर, मैं समझा देता हूँ। ये पीजी में नहीं रहता, ये रेंट पे माँ के साथ रहता है। तो माँ के साथ रहने से, फिर रेंट में रहने से बिना एग्रीमेंट का रहने नहीं देगा। पीजी के केस में इतना झमेला ये लोग नहीं करता है, ठीक है। कहीं पर साइन करवाया? हाँ, कहाँ साइन करवाया? आधार कार्ड वगैरह लिया, ठीक है, बट कोई पेपर में कोई कुछ भी, कोई डील एग्रीमेंट कुछ भी नहीं। एक्चुअली केस्टोपुर में इतना झमेला इसलिए, केस्टोपुर में एक्चुअली पीजी कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा है, ये लोग इतना झमेला लेता ही नहीं है। मैंने कोई अगर बीच में छोड़ भी दे इतना इनको फर्क नहीं पड़ता, कोई ना कोई आ जाता है। मतलब केस्टोपुर में पीजी बिजनेस इज वेरी वेरी हाई, मैंने हाई डिमांडिंग बिजनेस है केस्टोपुर में, ड्यू टू सॉल्ट लेक एंड न्यू टाउन। मैंने केस्टोपुर का जो जियोग्राफिकल लोकेशन है कोलकाता में, रिजनेबल कॉस्ट में रहने के लिए, क्योंकि न्यू टाउन और सॉल्ट लेक में जितना भी न्यू कंपनीज बनता है उसमें जो भी लोग काम करने के आते हैं उनको एक रिजनेबल कॉस्ट में रहने का जगह चाहिए, और उसके लिए केस्टोपुर हाई डिमांडिंग है, ठीक है। यही केस्टोपुर का भी इकोनॉमी भी बन गया। सीरियसली, इतना भीड़ का इतना भीड़ का रीजन नहीं है। ओरिजिनल लोग कितना है, ये सब जितना बिल्डिंग बना है ना, मैक्सिमम बिल्डिंग के पीछे मेन रीजन है बाहर का लोग आके रहना, और ये भाड़ा देना और रेंट देना, दैट इज द रीजन। और इसका सबसे ज्यादा अगर तुमको दिखेगा तो बस 206 ब्रिज के पास चले जाओ, बारोडी तला, 206, वो एरिया, वो सिर्फ पीजी से ही सब कमाते हैं। मैंने हर 10 में से 7 घर आपको वही मिलेगा। 3 घर होगा कि जो इंडिविजुअल नॉर्मल तरीके से चल रहा है। जो भी हो, ये कुछ ऐसे देखने में होता है, आप लोग देखे होंगे, आपके घर में भी देखे होंगे आप, ऐसा देखे नहीं होंगे? हाँ, ये स्टैम्प पेपर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? स्टैम्प पेपर। तो कुछ ऐसे देखने में होते हैं, ऐसे स्टैम्प पेपर में ना एग्रीमेंट किया जाता है। थोड़ा सा छोटा वाला हिस्सा है, ये देखो, ये रेंटल एग्रीमेंट ही है। ये थोड़ा सा, मैंने फोटो अच्छा क्वालिटी नहीं है, बट जस्ट टू शो यू, अभी इसको खोजने में मैं माथा नहीं खराब कर रहा हूँ, ठीक है। नो पॉइंट इज दैट ये जो रेंटल एग्रीमेंट आपने देखा, ऐसा एक एग्रीमेंट पेपर होगा, और सिर्फ एग्रीमेंट पेपर होने से नहीं होगा। इस एग्रीमेंट पेपर का अगर ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्स करना है ना, जो बात गौरव ने उठाया था, नोटरी करना चाहिए। नोटरी माने रजिस्टर ऑफिस होता है। रजिस्टर ऑफिस में ना उसके बेसिस में आपको एक अमाउंट जमा करना है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस। रजिस्ट्रेशन चार्जेस को बोलते हैं नोटरी करना। वो कोई लॉयर को बोलने से लॉयर करवा देता है, ठीक है। तो वो नोटरी का जो चार्जेस होगा, वो नोटरी चार्जेस के कारण तुम्हारा रेंट एग्रीमेंट गवर्नमेंट के पास प्रूफ के साथ रहेगा। इन फ्यूचर में अगर तुम्हारा लैंडलॉर्ड तुम्हारे साथ कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, या फिर टाइम खत्म होने से पहले तुमको घर से निकलने के लिए बोलता है, तो तुम्हारे पास राइट है कि तुम उसके बेसिस में काम कर सकते हो। इवन इसको कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव करने के लिए कोर्ट आपके साथ रहेगा। क्यों? बिकॉज आप ऑलरेडी गवर्नमेंट रजिस्टर करके एग्रीमेंट किया है, तो फिर कोर्ट ऑफ लॉ भी आपको फेवर करेगा। तो एक नॉर्मल एग्रीमेंट, जैसे आप लोग जैसे क्या है, ओरल एग्रीमेंट में हो, ठीक है। ओरल एग्रीमेंट वैलिड है कि इनवैलिड है? वैलिड है। कहीं पर भी लिखा नहीं है कि ओरल ओरल एग्रीमेंट या ओरल कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड है। प्रूव नहीं कर पाएगा तो क्या दिक्कत है? हर चीज के लिए गवर्नमेंट प्रूफ नहीं मांगता, तभी प्रूफ मांगता है जब डिस्प्यूट क्रिएट हो। डिस्प्यूट में प्रॉब्लम होता है, लेकिन कहीं पर भी ये नहीं बोला है लॉ में कि ओरल कॉन्ट्रैक्ट इज इनवैलिड। मैं आगे आगे पढ़ाऊंगा आपको, समझ में आया? इसलिए तो मैं पूछा, क्योंकि मुझे पता था कि जवाब आएगा ना। आपको भी कंफ्यूज हो रहा था, है ना? होना ही चाहिए, जो नेचुरली आता है वही होना चाहिए। लेकिन नेचुरल चीजों के अगेंस्ट में वही तो पावर देता है ना। नॉलेज इंसान को कैसे पावर देता है? इसलिए लॉ जानने से आपको पावर मिलता है। ये पावरफुल पेपर है, लॉ का जितना पेपर है सब पावर देता है। ऐसे वो शक्तिमान लोग तो ऐसे पावर लेता था, ऐसा करके चाट।
जैसे उंगली को कहाँ पर ऐसा करता था, क्या चार्ज हो जाता था और फिर उसके अंदर पावर आता था। आप लोग ऐसे उंगली को ऐसे करके चार्ज क्या कर पाओगे, आई डोंट नो, बट लॉ पढ़ के अपने आप को चार्ज कर सकते हो, पावर ले सकते हो। ठीक है, तो जैसे अभी एक पावर मिला कि ओरल कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। प्रॉब्लम तब होगा जब डिस्प्यूट क्रिएट होगा, कौन सही है कौन गलत है इसको प्रूव करना दिक्कत हो जाएगा, तब कोर्ट ऑफ लॉ में इसको एनफोर्स करना थोड़ा इशू हो जाता है ना, इशू हो जाएगा ना, क्योंकि तुम क्या प्रमाण दोगे कि हाँ तुम इसके पास एक रेंट पे रहते हो। ठीक है, अब कोई बोलेगा नहीं मैं रहता हूँ, आसपास के लोगों को पूछो। ठीक है फोन कन्वर्सेशन नॉर्मली ना कोर्ट ऑफ लॉ ना नहीं मानता है, जैसे कि ये सब जो ऐसे तो बहुत सारा चीजों में देखना, ये क्या बोलते हैं उसको, रिपोर्टर लोग, रिपोर्टिंग करने के टाइम पे बहुत चीजें रिकॉर्ड करते हैं। तो क्या ये रिपोर्टिंग कर जो ये सब रिकॉर्ड डेटा है, ये कोर्ट ऑफ लॉ में एविडेंस का काम करता है? नहीं। इस तरह से एविडेंस वो एक डॉक्यूमेंट हो सकता है, उसके बेसिस में आगे प्रोसीडिंग्स आगे जा सकता है, बट वो कभी भी मेन डॉक्यूमेंट्स एविडेंस नहीं हो सकता। आप ऐसे हाँ, नहीं वीडियो ऑडियो ऐसे मतलब रिपोर्टर का टीवी में दिखा हुआ कोई भी चीज वैलिड नहीं होता। हाँ, तुम अगर रिकॉर्डिंग कर रहे हो इसका मतलब तो तुम कहीं ना कहीं एक एविडेंस रख रहे हो ना अपने पास। फिर वो एविडेंस कब किया था, किसके सामने किया था, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कुछ पेमेंट जो मिलता है, ये कोर्ट चाहे तो इजीली निकाल सकते हैं, तुम उनको पेमेंट करोगे, पेमेंट के टाइम पे रिसिप्ट देता है। पीजी में जब पेमेंट कर रहे हो रिसिप्ट दिया, रिसिप्ट लेना चाहिए। हाँ ठीक है, जीपे कर रहे हो बट एक रिसिप्ट तो लो कि मैंने इस मंथ का पेमेंट किया, उन्होंने एक लिख के देगा रिसीव द पेमेंट फॉर दिस मंथ, बस इतना तो भी अगर इतना भी अगर रखते हो, इवन अगर व्हाइट पेपर में भी रखते हो तो भी अच्छा होता है। ऐसे नॉट इतना चिंता करने का जरूरत नहीं है, बट इतना एक होना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग इतना माथा खराब मत करो, क्योंकि मैं डराने के एक्चुअली लोग ना लॉ ज्यादा पढ़ के ना पागल हो जाते हैं। ठीक है, ज्यादा ज्ञान होना भी दिक्कत होता है ना, डरता भी लोग है ना। तो पॉइंट में उस लिए नहीं बोल रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब है कि ये बेसिक कुछ चीजें हैं। तो यहाँ पर यही बात कर रहा है सर, इन अदर वर्ड्स एन एग्रीमेंट व्हिच कैन बी एनफोर्स इन ए कोर्ट ऑफ लॉ इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट। तो जब भी जैसे मानो आपका रेंट का ही मैं बात कर रहा हूँ, आपने जाके ऑफर किया था कि क्या पीजी में आपके पास पीजी अवेलेबल है कि नहीं है ना, आप लोग जाके ऑफर किया था, उनके पास खाली था तो उन्होंने एक्सेप्ट किया। हेलो, उनके पास खाली था तो उन्होंने एक्सेप्ट किया, तो ऑफर किसके तरफ से था, आपके तरफ से था, उनके पास खाली था उन्होंने एक्सेप्ट किया। अच्छा, ऑफर उनके तरफ से भी एक था, जैसे कि वो पहले एक इनवाइट कर रहा था, ठीक है, कि वहां पर पीजी अवेलेबल है, वो भी एक ऑफर था। तो पहले वो जो ऑफर था एक इनविटेशन ऑफर था, फिर इनविटेशन ऑफर में आपने उसके बेसिस में ऑफर किया। इनविटेशन टू ऑफर इज नॉट एन ऑफर, थैंक यू सर। ठीक है, कहीं पर अगर एडवर्टाइजमेंट में कुछ है ना, वो इनविटेशन टू ऑफर है, इनविटेशन टू ऑफर इज नॉट एन ऑफर। मानो कहीं पर एडवर्टाइजमेंट में देके रखा है कि अगस्त मंथ में मैं पीजी में जो जो ज्वाइन करेगा उनको 15% डिस्काउंट दूंगा। ठीक है, 15 अगस्त गया तो 15% डिस्काउंट पीजी रेंट पे दे सकता है, अगर फिर ऐसे रेंट वगैरह में ये सब चलता नहीं है एग्जाम्पल के लिए बोला। लेकिन मानो कि तुम जैसे ही गया, ठीक है, वो बोल रही नहीं नहीं ये सब डिस्काउंट अभी नहीं चल रहा है, तो क्या तुम उसके अगेंस्ट में केस कर सकते हो? क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज वो इनविटेशन टू ऑफर था, वो ऑफर नहीं था। अगर ऑफर होता तो केस किया जा सकता है, बट इनविटेशन टू ऑफर एक मेयर एडवर्टाइजमेंट है, उस पर कोई केस नहीं बनता है, वो आगे भी ये डिस्कशन आता है। समझ में आ रहा है सर? चलो, तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल्स टू व्हाट? एग्रीमेंट। फिर ये जो एग्रीमेंट बनता है ना, ये देखो यहाँ पर दिया है, एग्रीमेंट प्लस, माने एग्रीमेंट कैसे बना, ऑफर से और एक्सेप्टेंस से। और एग्रीमेंट जब एनफोर्सेबल हुआ है, एनफोर्सेबल बाय लॉ, एनफोर्सेबल बाय लॉ, लॉ माने जैसे कॉन्ट्रैक्ट पेपर में उसको एनफोर्स करना, कोर्ट ऑफ लॉ में उसका वैलिडिटी बनना। ठीक है, तो एन एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी ऑफ एन एग्रीमेंट इक्वल्स टू, अगर कोर्ट ऑफ लॉ में जाके अगर आपको उसका राइट चाहिए तो फिर उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है। समझ में आया? अगर मानो प्रॉपर कुछ भी नहीं है एनफोर्सिएबिलिटी, तो फिर कोर्ट ऑफ लॉ में दिक्कत हो जाएगा। इसलिए जब बड़ा बड़ा केस होता है उसके लिए हमेशा कॉन्ट्रैक्ट पेपर होता है। लोग छोटा मोटा केस में क्या है ना, लोग इतना सोचते नहीं है, क्या ही दिक्कत है भाई, 10-20 हजार जाएगा जाएगा, इससे क्या है। लेकिन जब लाखों करोड़ों का खेल हो तो लोग उसका प्रॉपर पेपर वर्क करता है। समझ में आ रहा है?
नाउ द क्वेश्चन अराइजेस व्हाट इज एन एग्रीमेंट एंड व्हाट एनफोर्सिबिलिटी ऑफ एन एग्रीमेंट, है ना। क्वेश्चन आ रहा है, एग्रीमेंट एग्रीमेंट चिल्ला रहा हूं, ठीक है, तो क्या एग्रीमेंट है। According to section 2 subsection H of an Indian contract at 1872, an agreement enforceable by law is a contract. In other words, an agreement which can be enforced in a court of law is known as contract. याद रखना सर, बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। आपको अगर मैं नेक्स्ट दिन पूछूं कि व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, तो क्या जवाब दोगे। नहीं, जब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट पूछे से इक्वेशन दे दो सर। इक्वेशन जो आप बोल रहे हो, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट, ये तो इक्वेशन है, ये डेफिनेशन नहीं है। आपको लॉ सेक्शन 2 सबसेक्शन ईच में बोलना है तो ऐसे लिख बोलना है, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। इन अदर वर्ड्स, एन एग्रीमेंट व्हिच कैन बी एनफोर्स्ड इन ए कोर्ट ऑफ लॉ इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट। फिर तुम ये जो इक्वेशन बना है इधर, ये इक्वेशन दो, ये प्रेजेंटेशन को बेहतर करता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पूछता है तो इक्वेशन लिख के आ जाओगे तो काट देंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में कोई इक्वेशन नहीं था। ये इक्वेशन बेसिकली फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग बनाया गया, ये कोई लॉ नहीं है। लॉ ये है, सेक्शन 2 सबसेक्शन एच में ये बोला गया है, ये लॉ है। ये जो इक्वेशन बना है, ये इक्वेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस हम लोग उसको सिंप्लीफाई किए हैं। बात समझ में आया। ज्यादा मैथमेटिकल मत बना करो लॉ में, समझे। मैथ्स में इक्वेशन बना बना के ना कुछ दिमाग वाले लोगों का दिमाग और खराब हो जाता है। किसका दिमाग खराब हो जाता है, दिमाग वाले लोगों का दिमाग खराब हो जाता है। आ जाओ सेक्शन 2H, ऑनलाइन में एक बार पूछते हैं। ए ऑनलाइन में बोलो सर, सबको समझ में आ रहा है बातें। हेलो, किरे বোঝা যাচ্ছে তো সবাইকে। Yes, sir. Section 2 subsection E of the Indian Contract Act 1872, every promise and every set of promises, every promise and every set of promises माने एक प्रॉमिस और एक साथ बहुत सारा प्रॉमिस। नॉर्मली जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को देता है, एक प्रॉमिस से तो काम नहीं चलता ना। बोलो क्या क्या करोगे मेरे लिए, जान दे सकते हो मेरे लिए। तो मैं तो मतलब मेरे हिसाब से नॉर्मली जान दे सकता हूँ, नॉर्मली लड़की लड़का को पूछता है ना। तो फिर नहीं जाते सर, आजकल चेंज हो गया, मैं ओल्ड फैशन हो गया। हाँ समझ गया मैं। किसमें चलता है, बॉलीवुड में भी पुराने टाइम पे चलता होगा आजकल। Section 2 subsection E of the Indian Contract Act, every promise and every set of promises forming the consideration for each other is an agreement. Every promise and every set of promises forming the consideration for each other, माने जिस बात पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो दोनों पार्टी होता है। सिंगल अकेला अकेला कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। हम खुद ही खुद को प्यार कर सकते हैं, बट वो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है। खुद खुद को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं हम लोग, सबसे ज्यादा अपने आप को ही प्यार करते हैं। सुबह से उठने से लेकर रात सोने तक अपना सुख ही सब कुछ है, बाकी सब भाड़ में जाए। इसका सबसे एक बड़ा एक आपको दे रहा हूँ, लोग पर्सनली मत लेना, फिर ऐसे ले सकते हो तो मैं थोड़ा खुला बात करता हूँ, ठीक है। इंसान अपने आप को ज्यादा प्यार करता है, स्पेशली यूथ आजकल बहुत ज्यादा प्यार करता है। डोंट टेक इट पर्सनली सर, ऐसे आप लोगों का बहुत अच्छा हैबिट है, मैं तो ऐसा नहीं करता। बट आजकल देखना, मैं लोगों का स्टेटस कभी कभी देखता हूँ, वो प्रोफाइल पिक्चर ऐसे नॉर्मल, मेरा दोस्त लोग भी बहुत लोग करता है, वो पाउट निकाल के फोटो खींचना, ठीक है, और कैमरा के सामने, आईना के सामने कैमरा रख के फिर अपना ही पोज लेना, मिरर सेल्फी, ठीक है। उसमें वो जो सेल्फी लेने का एटीट्यूड है, इससे एक चीज तो क्लियर है कि वो अपने आप को कितना सुंदर या हैंडसम लग रहा है वो चेक करता है। आजकल लड़का लड़की सब करते हैं, है ना। इससे एक चीज एकदम प्योरली प्रूव होता है कि हम लोग सबसे ज्यादा अपने आप को ही प्यार करते हैं। चाहे माँ बाबा को हम लोग बोलते हैं कि नहीं माँ आपको सबसे ज्यादा मैं प्यार करता हूँ, ठीक है, वो सब बोलने के लिए है। सही बोला ना, ठीक है। सुबह उठ के सबसे पहले कैमरा में एक बार देख लेना सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं है ना। लड़का लोग ऐसा नहीं करता, लड़का लोग अलग है। वो जिम में थोड़ा सा जैसे थोड़ा सा हाथ से पसीना निकला है ना, फिर उसके सामने जाके ऐसा करके, ठीक है। लड़का लोग का थोड़ा अलग एटीट्यूड होता है। हाँ क्या, ओ बाबा रे, इतना नहीं आता, छोड़ो यार, ये सब मेरे दिमाग के ऊपर से जा रहा है, छोड़ो। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट, ठीक है। दोनों पार्टी में होगा, मतलब अगर दो पार्टी, जैसे मतलब दुकान में जा रहे हो, एक प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो, तो जो दुकानदार तुमको प्रोडक्ट देगा वो आपको प्रॉमिस कर रहा है कि मैं आपको प्रोडक्ट दूंगा, बदले में आप उनको क्या करोगे, पेमेंट करोगे। तो प्रोडक्ट जो तुमको मिलेगा
वो तुम्हारा कंसिडरेशन, जो पेमेंट तुम उनको करोगे वो उनका कंसिडरेशन, दैट्स इट। समझ में आया? नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज प्रॉमिस? अब प्रॉमिस के बारे में बोलता है सेक्शन 2 सबसेक्शन बी। इससे पहले क्या बोल रहा था? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन ई, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोल रहा था एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट बोल रहा था। अब एग्रीमेंट पूरा करने के लिए प्रॉमिस करना जरूरी होता है। तो प्रॉमिस के बारे में सेक्शन 2 सबसेक्शन बी बात करता है। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ए प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। ये प्रपोजल जब एक्सेप्ट होता है तभी वो प्रॉमिस होता है। समझ में आया? आजकल तो प्रॉमिस निभाने से ज्यादा प्रॉमिस तोड़ने का वाले लोग ही संख्या ज्यादा है। मैं 2 दिन में प्रॉमिस हो जाते हैं, 2 दिन में प्रॉमिस टूट भी जाता है। चलो जो भी हो, आजकल का फैशन है। एक्स ऑफर्स टू सेल हिज कार फॉर ₹1 लाख। चलो ये सब रिलेशनशिप में बात और नहीं करेंगे, गाड़ी वगैरह में आ जाते हैं। एक्स ऑफर टू सेल हिज कार फॉर ₹1 लाख टू वाई, वाई एक्सेप्ट दिस ऑफर आफ्टर एक्सेप्टेंस बिकम प्रॉमिस। दिस प्रॉमिस इज ट्रीटेड एज एन एग्रीमेंट बिटवीन एक्स एंड वाई। सिंपल। इसमें क्या था? कुछ भी नहीं है, लेकिन एग्जाम में ऐसे ही लिखना पड़ता है, तब जाके वो आंसर का एक कंप्लीटनेस आता है। In other words, an agreement consists of an offer by one party and its acceptance by the other. An agreement consists of an offer by one party and its acceptance by the other in the form of an equation. Agreement equals to क्या हुआ? Offer plus acceptance, जो आपको पहले ही दिखा रहा था, पहले ही दिखा रहा था। ऑफर को दूसरे और नाम से भी पुकारा जा सकता है। ऑफर का ही दूसरा नाम है प्रपोजल। ठीक है? जैसे हम लोगों के टाइम पे तो एक ओल्ड फैशन था कि कोई अगर किसी को प्रपोज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसके बारे में बहुत चर्चा होता था। स्पेशली हम लोग लड़के लोगों के जो ग्रुप होता था, हाँ भाई प्रपोज कर दे क्या। ठीक है? अब जिनका जेन्युइन होता था, ठीक है, वो डरता था। ठीक है? अब जिनका ऐसे ही मजाक मजाक में, हाँ वो लोग तो ऐसे ही जाके मस्ती मजाक करता था। ठीक है? प्लास्टिक फूल लेके करता था। ठीक है? तो फिर वो अलग बात है, लेकिन जो सच में होता था उनका सच में डर लगता था। दिल सच में बहुत माने हार्ट बीट सच में बहुत होता है। सर आपको कैसे पता? मेरा बहुत दौड़ा था सर, तभी बोल रहा हूँ। जब जेन्युइन जिंदगी में चीज होता है ना, वो होता ही है सर। हाँ सर, मैम ही है। एक ऑफर से पहली का, अच्छा तो इन अदर वर्ड्स एग्रीमेंट क्या हो गया? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। ऑफर को क्या बोलते हैं? प्रपोजल। और एक्सेप्टेंस और ऑफर को क्या बोलते हैं? माने बेसिकली इसको ऐसे बोलो, माने एग्रीमेंट इक्वल्स टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। माने किस चीज का एक्सेप्टेंस? प्रपोजल का एक्सेप्टेंस। यहाँ पर ये जो प्रपोजल का बात लिख रहा है, ये बेसिकली प्रपोजल का एक्सेप्टेंस के बारे में बोल रहा है। माने ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ऑफर तो होगा ही और ऑफर का एक्सेप्टेंस होगा तो जाके वो एग्रीमेंट बनेगा। अब बात करते हैं सर enforceability of agreement. An agreement is said to be enforceable by law if it creates some legal obligations. ठीक है? एक लीगल ऑब्लिगेशंस आएगा, बहुत वाइटल बात है। लीगल ऑब्लिगेशंस का मतलब होता है, अगर बांग्ला याद आ रहा है मेरे को, एक बांग्ला भाषा, इसको बोलते हैं नैतिक दाय। क्या बोलते हैं? नैतिक दाय। नैतिक दाय समझ रहे हो? नैतिक दाय इन द सेंस कि ये मुझे करना है। ठीक है? ये मेरे को लॉ बोलता है कि मुझे ये करना पड़ेगा, मस्ट। तो जो काम आपको करना ही पड़ेगा, मस्ट है, वो आपका एक ऑब्लिगेशन बनता है। जैसे अगर आज के डेट में क्या है कि अगर इनकम कर रहे हो, जीएसटी देना है, इनकम टैक्स भरना है। अगर इनकम टैक्स के लायबिलिटीज आपको आता है, देना पड़ेगा। नहीं दे रहे हो, इसका मतलब कि आप ऑब्लिगेशन से दूर हट रहे हो। प्रॉब्लम को मतलब वो बेसिकली तो रूल तोड़ने वाला बात हो जाएगा। Then agreement is said to be enforceable by law if it creates some legal obligation. In other words, the parties to an agreement must be bound to perform their promises and in case of default by either of them must intend to sue. Sue माने केस करने। ठीक है? In commercial or business agreement, the usual presumption is that the parties intend to create legal relations. माने जब दोनों पार्टी में एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट होता है, लीगल रिलेशनशिप माने बिजनेस का रिलेशनशिप है, तो उसको लीगल रिलेशन ही बोलेंगे ना। ठीक है? जैसे कि अकाउंटिंग के भाषा में बोले तो डेटर क्रेडिटर, है ना? डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप बनता है। फिर लेंडर एंड लोन, मैंने जो लोन लेता है और जो लोन देता है, ऐसा रिलेशन बनता है। ठीक है? तो इन कॉमर्शियल और बिजनेस एग्रीमेंट द यूजुअल प्रिजम्पशन इज दैट द पार्टीज इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशंस। एक ऑफिस offers to sell his car to Y for ₹1 lakh.
Why accept this offer? Such an agreement between X and Y is contract because it creates legal obligations. In this agreement, if X refuses to sell or Y refuses to buy, the other party can file suit in the court of law for breach of. मैंने अगर एक्स ने बोला था कि भाई मैं तुमको 1 लाख में बेचूंगा और उसके बारे में पूरा कॉन्ट्रैक्ट बना था, और वाई भी बोला था कि भाई हम तुमसे बाई करेंगे इतने दाम पे, अगर दोनों ही किसी कारण से इस बात से मुकर जाते हैं या इग्नोरेंस में आ जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, इसको बोलते हैं ब्रिच। ब्रिच माने तोड़ दिया, जो वादा किया था नहीं निभा पाया। ठीक है, जो वादा किया था नहीं निभा पाया, और ये बहुत मुश्किल है सर। ठीक है, इन केस ऑफ सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट। सोशल और डोमेस्टिक माने अभी वो जो लोग जिस बात में हम लोग हंसी मजाक और दुख लेते हैं, ठीक है, सामाजिक विषय। ठीक है, द यूजुअल प्रिजम्पशन इज दैट द पार्टीज डू नॉट इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। माने बेसिकली हमारे सामाजिक केस में, जैसे फ्रेंड्स, फैमिलीज के बीच में जो डील्स होते हैं, उसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं है। मानो कोई दोस्त ने 5 स्टार होटल में पार्टी के लिए बुलाया, ठीक है, इसका शादी कराते हैं, लड़की लोगों का तो करा नहीं सकते, फिर फेमिनिज्म जग जाएगा, इसका करें। हाँ, तेज का ही करा देते हैं। ठीक है, तेज का शादी है, ठीक है, हम सबको बुलाया, ठीक है, कहाँ बुलाया? अभी कोलकाता का क्या इंडिया का टॉप होटल चल रहा है, आईटीसी रॉयल बंगाल, ठीक है, साइंस सिटी के पास। तो रॉयल बंगाल में बुलाया, हम सबको गए, खाना वाना खाए। ठीक है, खाना खा के जब गेट से बाहर आ रहे तो गेट कीपर पकड़ा, बोले भाई पेमेंट नहीं किए। ठीक है, तो बोले भाई दोस्त के पार्टी में आए थे, पेमेंट मांग रहे। बोले आपने देखा नहीं होगा, वो थाली के नीचे प्राइस लिखा हुआ था, ये फ्री नहीं है, आपका दोस्त ने पेमेंट नहीं किया रॉयल बंगाल को, तो आप सभी को जितना थाली खाया, थाली की पेमेंट आपको देके जाना पड़ेगा। अब मानो आपको, आप क्या करें, इज्जत बचाने के लिए पेमेंट तो करके ही आना पड़ेगा, नहीं तो खराब होगा। तो क्या आप क्या कर सकते हो? तेज पे केस कर सकते हो, मार सकते हो केस नहीं कर सकते, ये सब केस कोर्ट डील नहीं लेता है। X invite his friend to Y at dinner and Y accept the invitation. If Y fails to turn up for the dinner, X cannot go to the court for claim of his loss. भाई भूखा आया था, सुबह से कुछ नहीं खाया, सोचा तेरे पार्टी में ही पेट भर के जाऊंगा, और तो उसको भूखा ही वापस भेज दिया, तो इसके लिए कोई केस नहीं बन सकता। ठीक है, जोर से जो 2-4 बिस्किट ही दे देता जोक से पार्ट, मजाक कर रहे हैं। सिमिलरली इन केस ऑफ डोमेस्टिक, ऐसे मुझे पता है, तेज अगर बुलाएगा, इतना पेट भर के खाना खिलाएगा, तुम रास्ते में वापस आ चल नहीं सकते, पेंगुइन बन जाओगे। सही बोला ना? चुप चुप के कर लेगा, तेरे को थोड़ी बुलाएगा। Similarly, in case of domestic arrangement, parties to agreement do not intend to such sue each other so as to make such agreement unenforceable by law. For example, इसका एक बहुत फेमस लैंडमार्क केस है 1919 का। अब ये 1919 वाला केस काय को आ गया? यही तो हमारे देश का प्रॉब्लम, क्योंकि लॉ ब्रिटिश ने बनाया था ना, तो इसमें जो भी बीच बीच में जो भी केस को जजमेंट के तौर पे लिया गया, तो वो यहीं से लिया गया, इसलिए ये जजमेंट माने लैंडमार्क जजमेंट है, उसके बेसिस में ये आगे ये सब केस को बना। जैसे इसको बोलते हैं बल्फोर वर्सेस बल्फोर, माने मिस्टर बल्फोर वर्सेस मिसेस बल्फोर। A promise by the husband to pay his wife 30 UK pound every month was held unenforceable as the parties never intended it to be attended by the legal obligations. मैंने अगर हस्बैंड ने वाइफ को बोला कि मैं तुमको हर महीने इतना पेमेंट करूंगा 3 महीने के हिसाब से, और हस्बैंड वाइफ को नहीं कर पाया, तो उसके कारण वाइफ हस्बैंड के केस अगेंस्ट में कोर्ट में केस नहीं कर सकता, क्योंकि ये पर्सनल विषय है। आपका पापा आपको बोला था कि अगर बेटा तुम 10th पास करेगा, बोर्ड में अच्छा रिजल्ट करेगा, हम तुमको आईफोन देगा, लेकिन पापा ने नहीं दिया। ठीक है, 12th पास करेगा, तेरे को बुकट्टी देगा, लेकिन नहीं दिया। बुकट्टी है ना, कोई एक बाइक है, क्या बोलते हैं, डुकट्टी या बुकट्टी? चलो यार, बुकट्टी को या डुकट्टी ठीक है, बू डू पता नहीं लेकिन होता होगा कुछ। चलो केटीएम होता है ना, और जो मैंने बोला वो सही कार है, सही बाइक है, पर मैं कभी देखा नहीं, सामने रखेगा मैं वो हीरो होंडा पहचान, मेरे सामने हीरो का गाड़ी, होंडा का गाड़ी रहेगा, वही पहचान सकता हूँ। बाकी और टीवीएस का स्कूटी वगैरह पहचान सकता हूँ, वो तुम केटीएम वगैरह, हाँ रॉयल एनफील्ड देख के समझ सकता है सर,
लेकिन वो केटीएम बुकाटी डुकाटी रखेगा, क्या होगा, होगा कुछ एलियन कार। जब वेलफेयर वर्सेस वेलफेयर 1919 का केस है कि हस्बैंड ने जो पिन मनी देने का प्रॉमिस किया था वो पिन मनी नहीं दिया। वाइफ ने केस किया बट कोर्ट बोला भाई ये सब मियाँ बीवी का झगड़ा कोर्ट हैंडल नहीं करेगा। समझे? डिवोर्स केस होगा तो बात अलग। और डिवोर्स केस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं आता है, उसके लिए मैरिज लॉ, जिसको जानना है वो मैरिज लॉ पढ़े। हमारे सिलेबस पे नहीं है, ना तो सीए में है, ना तो सीएस में है, ना तो सीएमए में है, क्योंकि हम लोग मैरिज मैटर में डील कर रहे नहीं है। ऐसे बेसिक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बातचीत आ जाता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो उसको डील नहीं कर सकता। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बस इतना बोल सकते कि ब्रीच हुआ है कि नहीं हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट बस इतना बोल सकता है कि ब्रीच हुआ है कि नहीं हुआ है। बाद में शादी में क्या रूल लगेगा क्या नहीं है, इसके लिए आपको मैरिज एक्ट पढ़ना पड़ेगा। डिवोर्स लॉयर के पास जाओ, बता देगा। ऐसे मार्केट में एक लॉयर होते हैं जो उसको डिवोर्स लॉयर ही बोलते हैं, ये सिर्फ डिवोर्स कराते हैं। एक मूवी भी बनाते हैं इसके ऊपर बॉलीवुड में, आई थिंक क्या अनुष्का शर्मा का पहला मूवी है शायद। क्या नहीं, अच्छा नहीं, रब्बी बना दी जोड़ी नहीं, उसके बाद होगा। वो क्या एक रिकी वर्सेस क्या वैल ऐसा कुछ एक नाम था, लेडीज वर्सेस रिकी वैल। हाँ, उसमें कोई ऐसे डिवोर्स का ही लॉयर का काम करता था, ऐसा ही कोई कॉन्सेप्ट था, भूल रहा हूँ, बहुत दिन पहले देखा था। लेडीज वर्सेस रिकी वैल ऐसा कुछ था, आई थिंक रणवीर सिंह था क्या। हाँ, जैसा लग रहा है वहां पर ये डिवोर्स लॉयर वाला एक कुछ कॉन्सेप्ट था। तभी हो। तो ये सब मूवीज का जो कनेक्शन रखता हूँ और कुछ नहीं, पढ़ाने में हेल्प होता है। ठीक है, ऐसे मेरे पास बहुत मूवीज होता है जो पढ़ने के लिए जरूरत होता है। ठीक है, अच्छा। तो वेलफेयर वर्सेस वेलफेयर का केस समझ में आ गया। सामाजिक मैटर है, दोस्त यारी का मैटर है, ठीक है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला मैटर है, हस्बैंड वाइफ वाला मैटर है, सामाजिक विषय है, ये सब कॉन्ट्रैक्ट डील नहीं करता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, सामाजिक मैटर देके आपको बोलेगा इसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लागू होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अगर आप उसको पहचान नहीं पाए तो आंसर गलत हो जाएगा। समझ में आया? अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी ऑफ एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या होता है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। एनफोर्सेबिलिटी माने लीगल ऑब्लिगेशन अराइजिंग आउट ऑफ एन एग्रीमेंट। ठीक है, याद रहेगा। जब घर पे पढ़ाई करने के टाइम पे इसको रिवाइज करोगे ना, घर पे तो रिवाइज करना है। अब मेरा स्टोरी कहानी सब याद थोड़ा बहुत रहेगा, लेकिन एग्जाम के लिए ये कहानी में काम नहीं आएगा। ये कहानी सिर्फ समझाने के लिए और आपका कनेक्शन पाने के लिए होता है। ठीक है, लेकिन घर पे जब आप पढ़ोगे तब इस सभी चीजों को लिख लिख के पढ़ना, इसी तरह से और समझदारी से पढ़ना। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा, याद नहीं रख पाओगे, क्योंकि ये सिर्फ रटने वाला चीज नहीं है। रटना कैसे होते हैं? जब मेरे को लॉ समझ में नहीं आता था, कभी मैं भी इस रास्ते से गुजर चुका हूँ, तो हम लोग ना ऐसे पढ़ते थे। ठीक है, ऐसे द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट द होल लॉ ऑफ एग्रीमेंट। पॉइंट है, पॉइंट है। द ऐसे रेडी होते हैं, ठीक है, पानी वानी पी लिए। द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट द होल लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट। द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट द होल लॉ ऑफ एग्रीमेंट। द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट, फिर उसको लिख लिए एक बार। ठीक है, द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट द होल लॉ ऑफ एग्रीमेंट। यस आई नो, आई अंडरस्टैंड। ठीक है, क्या पढ़ा, क्यों पढ़ा, किस लिए पढ़ा, नहीं पता। ठीक है, द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट द होल लॉ ऑफ, क्यों है स्टार्टिंग में जब कुछ समझ नहीं था, कोशिश करते थे, फिर बाद में पता चला कि भाई ऐसे नहीं होगा, इससे बीकॉम का नहीं आ पार हो सकता। The law of contract is the law only those agreements which create legal obligations. That is, obligation which is enforceable by law. And obligation is the duty to do or not to do certain act. Point to be noted. Obligations क्या है? It's the duty to do or not to do. ओ बाबा what to do. नहीं, वो बाबा what to do कुछ नहीं, ये गाने का लाइन। ठीक है एन ऑब्लिगेशन इज ड्यूटी टू डू और नॉट टू डू, माने कुछ करना भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, कुछ ना करना भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। इन अदर वर्ड्स, द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज कंसर्न्ड विद ओनली दोज एग्रीमेंट्स वेयर द पार्टीज हैव द इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। दैट इज, पार्टीज आर बाउंड टू डू और नॉट टू डू सर्टेन एक्ट। माने किसी से कुछ करने के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है, किसी से कुछ ना करवाने के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है। एग्जाम्पल के रूप में ना करना, जैसे मानो मैं रास्ते में चल रहा था, तुषार से टकरा गया, ठीक है, बाइक से। ठीक है, तुषार का बाइक मुझे ठोक दिया। ठीक है, अब तुषार है रिच बंदा, मैं बंदा मामूली बंदा, हाँ, गरीब टीचर, समझ रहे हैं, रास्ते से जा रहा हूँ, ठीक है, मेरे को ठोक दिया। अब मैं सोच रहा हूँ कि भाई थोड़ा
ठीक है, तो पूना वाला केस बोल रहे हैं ना, तो ठीक है। अब मान की अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई ऐसे तुमने ठीक नहीं किया, मैं कोर्ट में जा रहा हूँ। बंदा पहले तो मेरे को थोड़ा सा बोला है कोर्ट वोर्ट में एकदम नहीं, ठीक है, ठीक है, मेरे को डराने का कोशिश किया, फिर मेरे को एकदम चुपचाप बोला कंपनसेशन दे रहे हैं रखो, ठीक है, कितना चाहिए, औकात बोल बुढ़ा तेरा, ठीक है, ठीक है। तो मेरे को बोला, ठीक है, कि बुढ़ा तेरा औकात बोल कि कितने में मानेगा, ठीक है। तो ऐसे ही थोड़ा सा बोला, मैं पहले सोचा कि ठीक है कोर्ट में जाते, फिर अमाउंट अच्छा बोला, मान गया, ठीक है, 25 लाख, चलो यार 25 लाख, ठीक है। रिसेंटली किसी ने बोला है बीजेपी का कोई नेता ममता दीदी को बंगाल छोड़ने के लिए 25 लाख देगा। बोलता है ममता दीदी बंगाल छोड़ो 25 लाख दे रहे हैं तुमको कॉम्पेंसेशन के रूप में। इसलिए मेरे को 25 लाख याद आया, और कोई रीजन नहीं है, जो भी हो। अब तू मेरे को 25 लाख देता है और मैं मान जाता हूँ, मैंने कोर्ट में केस नहीं करता, तो ये क्या टू डू हुआ कि नॉट टू डू हुआ? समझ आया? नॉट टू डू, हाँ ओ बाबा व्हाट टू डू, व्हाट टू डू किसके अगेंस्ट है, मेरे लिए सोच रहा ना कि कोर्ट में जाए कि ना जाए, इसलिए मैं बोला ओ बाबा व्हाट टू डू, ठीक है, पैसा ले कि कोर्ट में जाए, पैसा ले कि कोर्ट में जाए। अब ज्यादा नियम कानून सोचेंगे तो फिर कोर्ट में ही जाना चाहिए, अगर मैं सच्चा इंसान हूं तो। और अगर पैसा लेके खुश हो जाओ तो फिर चलो अच्छा है ना, उसका भी वो कोर्ट में जाके इतना कंपनसेशन नहीं दिया। कोर्ट में जाने से सजा दिया जा सकता है। तो ये टू डू और नॉट टू डू का केस बहुत वाइटल है सर, कुछ करने के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, कुछ ना करने के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट होता है। इन बिजनेस और कॉमर्शियल एग्रीमेंट द यूजुअल प्रिजम्पशन इज दैट द पार्टीज इंटेंड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस, ठीक है। X offers to sell his car to Y for rupees 1 lakh. Y accept this offer in this agreement. If there is a default by either party, an action for breach of contract can be enforced through a court of law, provided all the essential elements of valid contract are present in this agreement. क्या एक सामने आ रहा है? The law of contract is the law is not the law of those agreements which do not create legal obligations. माने जो obligations में legal matter create नहीं होता उसमें contract हो ही नहीं सकता. In other words, the law of contract is not concerned with those agreements where the parties do not have the intention to create legal obligation. जैसे कि social, domestic, moral and religious agreement. ठीक है, religious agreement जैसे हम लोग भगवान के साथ करते हैं, है ना, रोज प्रॉमिस करते हैं भगवान के सामने कि कल से बदमाशी नहीं करेंगे, जो गंदा आदत है उसको छोड़ देंगे, लेकिन रोज फिर से अपना आदत से हम लोग हारते हैं और फिर से प्रॉमिस टूटता है, होता है ना। अंजलि को देख के लग रहा है कि वो भगवान को जो बोलता है वो मानता है, बहुत डिटरमाइंड लग रहा है। हाँ नहीं मानना चाहिए, टूट जाता है। हाँ नहीं तो ऐसा मेरे को देख रहा है ना, मेरे को लगा कि नहीं शायद आप अपना बात कर रहे हो, मैं ऐसा नहीं करता। मैं तो रोज भगवान के सामने कान पकड़ता हूँ एक बार, ठीक है, जो भी गलती होता है सारा दिन में, ठीक है, मैंने जो करना नहीं चाहिए, हर इंसान का कुछ ना कुछ बैड हैबिट्स है और जिसके कारण वो जिंदगी में पीछे जाता है। अब थोड़ा बहुत, अब जो बहुत महान इंसान होते हैं वो बैड हैबिट से बाहर हो जाते हैं, तभी वो महान बन सकता है। तो मैं भी बोलता हूँ भगवान के सामने कि भाई ये गलती हो रहा है, नहीं करना चाहिए, और क्या कर सकते हैं, आम आदमी तो तभी आम इसीलिए आम है। ठीक है, तो आम से महान बनने का जो प्रोसेस है ना, उसमें सॉरी भी बोलना है और सॉरी का पालन भी करना है। यही प्रॉब्लम है कि अब जो जितना सॉरी को मैंने ठीक कर सकता है, रेक्टिफाई कर सकता है, लेकिन पॉइंट इज दैट सोशल, डोमेस्टिक, मोरल एंड रिलीजियस एग्रीमेंट, इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। द यूजुअल प्रिजम्पशन इज दैट द पार्टीज डू नॉट इंटेंड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, इसमें कोई लीगल ऑब्लिगेशंस नहीं होता है। ठीक है सर, समझ में आया, याद रहेगा। X invites to dinner. X invites Y to dinner and Y accepts the invitation but fails to turn up. Here X cannot sue for damages because the parties to this agreement do not intend to create legal obligations. ये क्या है, ये क्या चीज है जो मेरे सामने तब से प्रॉब्लम कर रही है? तुमको क्या है, कॉन्ट्रैक्ट करना है मेरे साथ? मुंह में घुसने का इच्छा रख रहा है ये, मतलब बहुत बोलता है तो तेरे मुंह में घुसता हूँ मैं। अब मार ही देते इसको आप तो।
सोचा जन्माष्टमी है, नहीं मारेंगे, पाप मत कराओ आज, है ना। कृष्ण भगवान मेरे को डांटेगा फिर कि तुम आज पाप कर रहे हो जानबूझ के। ले देखो देखो, इतना देर से नहीं आ रहा, कहाँ है, पाप ही कर दिया। दैट्स द होल पोजीशंस में भी समराइज से देखो। अब इस पूरा जो भी मैंने आपको बताया इसको थोड़ा सा सिंपल डॉक्यूमेंटेशंस में बता रहे हैं। An agreement where the parties intend to create legal obligation, that for example business agreement है, where the law of contract covers such agreement। अगर वो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कवर कर रहा है तो फिर उसको हम लोग क्या करेंगे, यस बोलेंगे। यस माने इसमें लीगल ऑब्लिगेशंस होता है। एन एग्रीमेंट वेयर द पार्टीज डू नॉट इंटेंड टू क्रिएट एनी लीगल ऑब्लिगेशंस, फॉर एग्जांपल सोशल एग्रीमेंट, तो इसमें किसी की तरह का लीगल ऑब्लिगेशंस नहीं होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नो। ठीक है, thus the law of contract is not the whole law of agreement। इसीलिए लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट द होल लॉ ऑफ एग्रीमेंट। कोई भी एग्रीमेंट माने वो कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसा बात नहीं है। क्यों? क्योंकि सोशल, मोरल, रिलीजियस, डोमेस्टिक, ये सब मैटर एग्रीमेंट तो हो सकता है बट वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इन्फोर्सेबल नहीं है। तो इन्फोर्सेबल ना होने से तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होता। एग्रीमेंट हो सकता है, एग्रीमेंट हो सकता है बट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, याद रहेगा। दैट इज व्हाई द होल लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट द होल लॉ ऑफ एग्रीमेंट। समझ में आया? अब इसको रट्टा लगा के देखो कितना याद कर सकते हो। इसलिए बोलता हूँ कि सिर्फ मगअप करने से, रट्टा लगाने से नहीं होता है, समझे सर? समझ के पढ़ो, याद रहेगा। लेकिन तुम ऐसे जस्ट सोचो कि थ्योरी है, पढ़ लेंगे, यार क्या पढ़ेगा, कितना पढ़ेगा, इतना सेक्शन, इतना कॉन्सेप्ट, भूल जाएगा। प्यार से पढ़ो, समझने का कोशिश करो, और ऐसे सोचो कि पावर मिलेगा। क्या मिलेगा? पावर मिलेगा, यस, पैसा मिलेगा। अरे पावर से ही पैसा आता है। The law of contract is the law of contract is not whole law of obligations. Another point, the law of contract is not the whole law of obligation। बेसिकली ये सब क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, मैंने आपको एक सेंस दे देता है स्टेटमेंट, ठीक है, प्रूफ करो कि द होल लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज द होल लॉ ऑफ एग्रीमेंट। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं, तो आपको ऐसे करके जवाब देना पड़ेगा विद एग्जांपल्स एंड पॉइंट्स, प्रोविजन होता है। अब से अनदर एक पॉइंट बोल रहे हो, प्रूफ करो द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट होल लॉ ऑफ ऑब्लिगेशंस। ये स्टेटमेंट कितना सही है? The law of contract is the law only those obligations which arise out of agreement। The law of contract is not concerned with those obligations which do not arise out of agreement। For example, obligation to maintain wife and children, obligation arising from judgment of court, obligation arising from torts or civil wrong। माने समझा देता हूँ। Thus whole positions may be summarized when obligations अगर arise out of agreement है तो फिर आपको obligations होगा, बट अगर वो कॉन्ट्रैक्ट मैंने अराइज आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, मैंने ऑब्लिगेशन इज डू नॉट अराइज आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो उसमें कोई ऑब्लिगेशंस नहीं बनेगा। जैसे कि मेंटेन वाइफ एंड चिल्ड्रन, ये पॉइंट क्या कहना चाहता है? हमारे समाज में, नॉट जस्ट इन इंडिया, थ्रू आउट द वर्ल्ड, एक हस्बैंड नामक प्राणी होता है और वाइफ एंड चिल्ड्रन नामक दो प्राणी और होते हैं। और इस प्राणी का जो सिस्टम है, प्राणी मैंने एनिमल्स, ठीक है अब इस एनिमल जगत में जो हस्बैंड नामक के एनिमल होते हैं, इनका एक काम होता है कि अपने बीवी बच्चे का ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन क्या इसके लिए जब बच्चा पेट में जन्म होता है, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट करता है कि बेटा जब तू निकलेगा मैं तेरे लिए सब कुछ करूंगा? कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है? प्यार मोहब्बत वाला बात है, मोरल मैटर है ना। तो इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहता है, तो कोई ऑब्लिगेशंस भी नहीं है। बाद में अगर कोई अपने बच्चा को छोड़ दिया, ठीक है, तो ये मोरल मैटर है, छोड़ तो नहीं सकता बट एक मोरल मैटर है। तो कहने का मतलब है इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। अपनी बीवी के साथ भी जो शादी में, ऐसे हमारे भारतीय समाज में जो शादी होता है, जो हिंदुस्तानी कल्चर का शादी है, इसमें शादी में ना बेसिकली 7 पाके बांधा ऐसा होता है ना, 7 बार घूम के, वो बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट का ही कॉन्सेप्ट है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर नहीं आता, बट इसका जो पर्पस है वो वही है। कुछ हाँ 7 जन्म ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट होगा, या फिर कुछ कारण होगा, एग्जैक्टली नॉलेज नहीं है मुझे, क्योंकि ये नॉलेज मेरे को कम है। 7 पाक में कुछ मैंने कंफ्यूज नहीं है, नॉलेज नहीं है इसलिए पता नहीं है, कंफ्यूज कुछ नहीं है। हमें पता नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि उसका कोई लॉजिक नहीं है, लॉजिक जरूर होगा। जो लोग शास्त्र जानते हैं उनके पूछने से वो बता सकता है कि वाई से।
वैसे तो मैं नॉर्मली बहुत सारी चीजें पूछता हूँ, आप लोगों को एक सिंपल चीज पूछता हूँ, चलो देखते हैं कितना लोग मुझे जवाब दे सकता है। अब चलो तुमने शादी का 7 पग बोला, मैं थोड़ा शादी से बाहर निकलता हूँ, 2-3 चीज पूछूंगा, जवाब देना सर, थोड़ा नॉर्मल डे टू डे लाइफ का है। एक इजी पूछता हूँ, एक साल में 365 दिन क्यों होता है? कौन? अर्थ एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है 365 डेज में, इसलिए एक साल में 365 दिन होता है। एक महीने में 30 दिन क्यों होता है? बोल। थैंक यू। अर्थ के चारों तरफ मून ऑर्बिट करता है, अप्रोक्स 29 डेज कुछ डे होगा, कुछ 29 डेज कुछ आवर होगा। तो चांद को पृथ्वी को घूमने में 30 दिन के अप्रोक्स टाइम लगता है। दैट इज द रीजन 30 दिन में एक महीना होता है। और इस 30 दिन को हम लोग 4 पार्ट में वीकली बेसिस में तोड़ देते हैं, उसका भी 15-15 पार्ट है। वो चांद जब अर्थ को घूमता है उसका 2 कॉन्सेप्ट रहता है, जिसको हम लोग पूर्णिमा और अमावस्या के कॉन्सेप्ट में जानते हैं। इसमें एक फुल मून डे आता है, और फुल मून डे होते होते जो सिचुएशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं शुक्ल पक्ष, और उसके बाद जो पक्ष आते हैं उसे हम लोग बोलते हैं कृष्ण पक्ष। ठीक है, माने बेसिकली एक टाइम होता है जो पूरा अंधेरा छा जाता है, और एक बार होता है जो लाइट रहता है सन का, माने मून का लाइट रहता है। ये 15-15 डेज में टूटा हुआ है, और इस 15 डेज को भी और 4 हिस्सों में तब तोड़ देते हैं। माने मून का, माने एक बार देखना मून ऐसे आधा होता है, ठीक है, और एक बार होता है कि कोई मून नहीं होता, नो मून टाइप का सिचुएशन होता है। तो नो मून सिचुएशंस को 7 दिन, फिर आधा मून का 7 दिन, ठीक है, फिर फुल मून, फिर फुल मून के बाद वो मून फिर से छोटा छोटा होता है। ठीक है, इसलिए महीने को हम लोग 7-7 दिनों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसका मेरे को नॉलेज था, इसको नॉलेज था, इसने बताया। तो जिसका नॉलेज है उसका कारण है, ऐसे 7 पाक क्यों लेता है उसका भी कुछ लॉजिक होगा, कुछ हमें नहीं पता, इसका मतलब ये नहीं कि ये कंफ्यूजिंग। हाँ, कस्टम है? नहीं नहीं, कस्टम नहीं है, कस्टम के पीछे भी रीजन होगा, कस्टम के पीछे भी रीजन है। ठीक है, कस्टम ऐसे नहीं आता है। दुबई का शेख लोग ऐसे बड़े बड़ा ड्रेस पहनते हैं, वो अलखल नाम लोग बोलते हैं उसको, वैसे क्या बोलते हैं आई डोंट नो। जो दुबई के लड़का हो या लड़की, दोनों का ड्रेस एकदम सर से लेके नीचे तक होता है, ठीक है, फुल कवर्ड होता है। हाँ, लड़की लोगों के केस में हम लोग उसको बोरखा के नाम से जानते हैं, लड़का के केस में उसको क्या बोलते हैं आई डोंट नो, हम लोग ऐसे नॉर्मली उसको अलखल्ला ऐसा कुछ ऐसे बोलते हैं। ठीक है, नाउ पॉइंट इज कि ऐसा ड्रेस वो लोग क्या क्यों पहनते हैं? ड्यू टू सन, माने सन का पावर इतना ज्यादा है कि वो अगर कवर नहीं करेगा तो उसका स्किन जल जाएगा। ठीक है, इसलिए वो लोग पूरा ढका रहता है, वो फेस भी ऑलमोस्ट ढका रहता है ना। अब भारत के वेदर में ये सुइटेबल नहीं है, ढक के रखेगा ह्यूमिडिटी में मर जाएगा। ठीक है, तो ये लॉजिक है, ये कस्टम भी कुछ लॉजिक से आता है, समझ में आ रहा है सर? फिर हम लोग इसको धार्मिक कर देते हैं, नहीं हमारे धर्म में लिखा है, अरे धर्म में नहीं वेदर में लिखा है। चलो, मैं एक मुस्लिम बंदा से एक बार, मेरा एक दोस्त था बहुत ही अजीज, में एक साथ हम लोग रहते थे पीजी में। ठीक है, मतलब बेड शेयर करके ही एक साथ रहते थे, मेरा ऐसे कोई मन में हिंदू मुस्लिम नहीं चलता, लेकिन हेल्दी डिस्कशन करते थे। ऐसे होता है ना, हिंदू मुस्लिम लड़ाई ऐसे ही बहुत ही कंट्रोवर्शियल पॉइंट है हमारे देश में, ऐसे बहुत इंटेंस हो जाता है, मैं नहीं करूंगा ठीक है, लेकिन तो मेरा दोस्त को मैं बोला, ए तुम लोग ये जो बोरखा पहनाते हो ना, ये पहनाना बंद करो। ठीक है, बोले क्यों, तुमको क्या दिक्कत है? मैं बोली नहीं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरा कहने का मतलब है कि ये बोरखा का जो कॉन्सेप्ट है ये वेदर के साथ सुइटेबल नहीं है। इवन तुम प्रूव करो, प्रूव करने के लिए मैंने उसको कुछ पॉइंट बोला कि जो लोग सारा दिन बोरखा पहन के रहेगा उसका स्किन रैशेस होगा ही होगा, 100%। और ऐसा मेरे को प्रूव मिला भी है कि बहुत सारे ऐसे जो लोग बोरखा सारा दिन पहनते हैं उनको स्किन रैशेस होता है। लेकिन ये कस्टम और रिचुअल्स और धार्मिक नाम से जोड़ के भारत के वेदर के साथ ये बिल्कुल सुटेबल नहीं, समझ रहे हो सर? तो वो चीज में वो पहले झगड़ा किया, बोले नहीं नहीं हमारे धार्मिक है, मैंने नहीं, बात धर्म का नहीं है, ये भारत है, ये दुबई नहीं है। दुबई में ऐसा ड्रेस का कॉन्सेप्ट इसलिए है क्योंकि वहां का वेदर के कारण ऐसा है, सिंपल। हमारे यहाँ पर तो जैसे लड़के लोग सिर्फ, हमारे देश में कॉटन ड्रेस क्यों पहना जाता है? बिकॉज हमारे वेदर में इवन
जैसे देखना बहुत सारे लोग नॉर्थ इंडियन साइड में सिंथेटिक या सिफॉन का कपड़ा पहनते हैं, वो भी वेदर के साथ सूटेबल नहीं है। हमारे वेदर में ऑलवेज कॉटन पहनना चाहिए, ठंड के मौसम में या थोड़ा अलग बात है फैशनेबल ड्रेस के हिसाब से, बट तुम नॉर्मल टाइम में बिना कॉटन का तुम सारा दिन सिंथेटिक का वो कपड़ा पहनो, हालत खराब हो जाएगा। वेदर ठीक है तो ठीक है, इट्स ओके, बट नॉर्मल वेदर में इट्स ऑलवेज बेस्ट सूटेड कॉटन। पहाड़ी वेदर का बात अलग है, आपका बात अलग है, आप लोगों का वेदर अच्छा होता है, ठीक है, लेकिन मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ। तो ये कस्टम भी जो आता है ना सर, वो भी वेदर के हिसाब से आता है, लॉजिक है इसका। अब कश्मीर में ही एप्पल उगेगा और पश्चिम बंगाल में आम उगेगा, वेदर के कारण है। जबरदस्ती हम आम को उधर लटका देंगे तो क्या एप्पल के पेड़ में आम उग जाएगा? वो जबरदस्ती है। फिर उसको धार्मिक किताब में लिख के कि हमारे यहाँ पर आम को ऐसे ही लटकाया जाता है, ठीक है ठीक है, तब क्या होता है ना, प्रॉब्लम क्रिएट होता है। अरे ये इंसान को भी समझना चाहिए, पढ़ा लिखा हो रहा है। चलो, इसलिए मुझे जिस चीज के बारे में नॉलेज नहीं है ना, मैं उस चीज पे तर्क नहीं करता, मैं सीधा बोलता हूँ मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, अगर पता चल जाए मैं बोल के ही छोड़ूंगा, समझा दूंगा तुम। अच्छा, ये केस समझ में आ गया सर? ऑब्लिगेशंस कब आता है? जिसमें लीगल ऑब्लिगेशंस हो उसी में ऑब्लिगेशंस आएगा। जैसे सोशल मैटर में, जैसे अच्छा मेंटेन वाइफ एंड चिल्ड्रन में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम जजमेंट ऑफ कोर्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट के स्टार्टिंग में नहीं था। मैंने कहने का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन बाद में कोर्ट ने बोला कि आपको करना पड़ेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट के स्टार्टिंग में तो वो कुछ भी नहीं था, तो उसके लिए आप ऑब्लिगेटेड नहीं हो। लेकिन अगर कोर्ट बाद में आपको जजमेंट देके बोलते कि आपको करना पड़ेगा, तो यू आर नॉट ऑब्लिगेटेड, आपको जस्ट अबाइड बाई लॉ होना पड़ेगा। ऑब्लिगेशन किसे बोलते हैं? जो आपको करना चाहिए आपने किया कि नहीं किया। और अबाइड बाई लॉ क्या है? कोर्ट ने बोला करना है। अब कोर्ट बोला, कोर्ट के ऊपर जाके कुछ बताएंगे तो मुश्किल हो जाएगा ना। कोर्ट के ऊपर कुछ नहीं कर सकते, सीधा जेल डालेगा फिर। हाँ, तो कोर्ट को चैलेंज कर सकते हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट जा सकते हो, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, वो पावर है हमारे देश में, ठीक है। जस्टिस मैंने जस्टिस डिले है कि डिनाई है वो आई डोंट नो, बट हमारे देश में सिस्टम है कि एक के बाद एक कोर्ट सिस्टम इज अवेलेबल। समझ में आया सर? ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम जजमेंट ऑफ कोर्ट, ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम टॉर्ट्स ऑफ सिविल रॉन्ग। तो ये ऑब्लिगेशन आपको स्टार्टिंग से नहीं है। सिविल रॉन्ग या टॉर्ट क्या होता है, इसके ऊपर भी सीएस लेवल में एक चैप्टर होता है जूरिस्प्रूडेंस के अंदर, टॉर्ट लॉ, ठीक है, या लॉ ऑफ टॉर्ट बोलते हैं। लॉ ऑफ टॉर्ट बेसिकली वो सब सिविल रॉन्ग को कवर करता है जो नॉर्मल लाइफ में हम लोग करते हैं, पर जिसके लिए कोई स्पेसिफिक नियम नहीं है। एग्जाम्पल के रूप में एक पॉपुलर नाम बता रहे हैं आपको, जैसे लड़की छेड़ने का एक आदत था ना हम लोगों के सोसाइटी में, आज भी कहीं कहीं जगह में दिखता है, ठीक है, कि कोई एक लड़की जा रहा है उसको पीछे से कमेंट कर देना, ठीक है, और फिर ऐसा एटीट्यूड दिखाना जैसे कि वो उसको नहीं बोल रहे। कि आजकल थोड़ा सा चेंज हो गया, पहले तो सीधा करता था, आजकल थोड़ा सा अलग स्टाइल में बोलते हैं, ठीक है, कि हम तुमको नहीं मेरे दोस्त को बोल रहे थे। इवन मानो ऐसा भी है, एक लड़का एक लड़की, दो दोस्त है, ठीक है, दो फ्रेंड है, एक दूसरा लड़की जा रहा है, अब वो लड़का वो दूसरा लड़की को देख के कुछ कमेंट कर रहा है, लेकिन एटीट्यूड ऐसा है कि वो बोल रहे कि भाई मैं अपने दोस्त से बोल रहा हूँ। अब यहाँ पर मुझे उस लड़का पे तो चिढ़ मेरे को है ही, बट वो लड़की एक लड़की का ऐसा कमेंट कर रहा है, उस लड़की भी इसमें चुप है। तो हमारे समाज में फीमेल ही फीमेल का एनिमी है सर। नहीं समझे आप लोग बात को? ठीक है, ये बहुत खतरनाक चीज है। कम से कम उस लड़की को तो प्रोटेस्ट करना चाहिए, भाई तुम ऐसा ना करो, है ना। अब वो लड़की यहाँ पर चुपचाप है और मजा ले लिया। अब इसके लिए कोई कानून नहीं है, देयर इज नो लॉ फॉर दैट। अब मैं ऐसे पॉइंट क्यों उठाया, ताकि मैं आपको टॉट इजीली समझा सकूं, मेरा और कोई इरादा नहीं था। इसको हम लोग इफ टीजिंग का केस में देते हैं, है ना, इस तरह का चीज में आते हैं। तो ये इफ टीजिंग हो या समथिंग लाइक, या फिर रास्ते में ऐसे ही किसी को फालतू में जाके मार दिया, पता है ना, लड़का लोग ऐसा चलता है, ठीक है, बिना कारण का, थोड़ा पावरफुल है, बड़ा बाप का बेटा है या पार्टी का नेता है, ठीक है, तुमको फालतू में आके एक मारपीट कर दिया, तुम कुछ बोला वो आके मार दिया। तो किसी को मारने का राइट नहीं है, तुम कितना भी बड़ा नेता का बेटा हो, ठीक है। लेकिन हमारे समाज में ये सब थोड़ा सा देखने को मिलता है, मेरा चाचा तो विधायक है, मेरा फूफा तो ये है वो है करके। लेकिन ये सब टॉर्ट लॉ में कवर होता है, समझ में आ रहा है? आप बिल्कुल कोर्ट में जा सकते हो, और कोर्ट में वो सब टॉर्ट लॉ के अंदर आता है, सिविल रॉन्ग बोलते हैं इसको। जैसे रास्ते में ऐसे देखना कुछ बड़े बाप का बेटा लोग क्या करता है, ठीक है,
भीड़ के, इतना भीड़ के अंदर, ठीक है, वो अपना डुकेटी बुकेटी लेके गू गू करके बाइक चलाता है, ठीक है। अरे भाई इतना गू गू करने अपने बेडरूम में कर, नहीं, ठीक है। पूरा इतना भीड़ भाड़ रास्ते के अंदर, कोई कुछ नहीं बोलता, पुलिस भी चुपचाप खड़ा है। अरे भाई तुम क्या है, पुलिस कैसे बना, ठीक है, पुलिस बन गया। ऐसे बाकी लोगों को पकड़ के लाइसेंस दिखाओ, वो दिखाओ, और जो लोग ऐसे फुल्ली ट्रैफिक रूल को तोड़ते हैं इनको कुछ नहीं बोलता। कैसे, कौन बना इनको पुलिस? ये अगर इतना सिंपल सा प्रॉब्लम सोसाइटी में है, माने सोसाइटी बेकार है। जो रूल मेनली तोड़ता है उनको कुछ नहीं बोलता। ये सिविल रॉन्ग है, तो उनके केस में बिल्कुल केस कर सकते हो। पटाखे, कुत्ता के पीछे एक पटाखे जला देना, करते ना बहुत लोग, मजा लेते, गलत है। वो एक नॉर्मल, एक बेचारा एनिमल है, ठीक है, तुम पावरफुल हो, उसके पीछे तुम ऐसे पटाखा लगा दोगे, नहीं, ये सब सिविल रॉन्ग है, नहीं कर सकते। एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट अलग से है, उसके तहत भी तो तुम मुश्किल में आ जाओगे, ठीक है। आजकल डॉग लवर का कमी नहीं है सिटी में, ठीक है, केस करता है, इससे पहले से कम हुआ है, समझ में आया सर? तो कुछ चीजें पहले से कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था, पर बाद में कोर्ट या जजमेंट के कारण कॉन्ट्रैक्ट में वो एप्लीकेबल हो रहा है। तो वही चीज बोला कि ऑब्लिगेशन विच अराइज आउट ऑफ एग्रीमेंट, तो फिर ऑब्लिगेशंस तो है, वो एग्रीमेंट में ही था, तुमने एग्रीमेंट करके ही कॉन्ट्रैक्ट में आया था, तो वो ऑब्लिगेशन तो तुम्हें निभाना पड़ेगा। और एक होता है विच डू नॉट अराइज आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, तो ऐसे केसेस में ऑब्लिगेशंस निभाना मैंडेटरी नहीं है, बट अगर कोर्ट का जजमेंट है तो अब कुछ ना नहीं कर सकता। लेकिन जैसे वाइफ का या ये सब ट्रीटमेंट का जो बात कर रहे हैं, बच्चे का मेंटेनेंस वगैरह, ये सब का कोई लॉ ऐसा नहीं रहता है, बट करना पड़ता है ना। तुम अगर वाइफ को नहीं देखोगे, बच्चा, आजकल देखिए ये सब केस में ना लड़का लोग कुछ कर नहीं सकता, बेचारा है लड़का लोग, इसमें लड़की लोगों का हमेशा फेवर किया जाता है, ठीक है। अगर मानो कोई लड़की कोर्ट में केस कर देगा ना, ठीक है, वो लड़का बेसिकली कोर्ट सिंपल बोलेगा कि भाई रिसेंटली एक केस हुआ है, कल ही पढ़ रहा था मैं, एक औरत ने मंथली, हाँ 6 लाख ना, मंथली 6.6 लाख का अमाउंट डाला है कि उसको देना पड़ेगा, डिवोर्स केस है, उसको मेंटेनेंस के लिए 6.6 लाख देना पड़ेगा। ट्वीट बहुत वायरल हुआ है इसका, हाँ मंथली 6.6 लाख, उसका पूरा उसने लिस्ट दिया कि किस पर्पस में उसको 6.6 लाख चाहिए। तो कोर्ट तो कोर्ट ने ये जजमेंट दिया, कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि ऐसे औरत को तो बिल्कुल मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए, अगर इनको इतना जरूरत है तो ये खुद नौकरी करे, हस्बैंड के पैसे से ये सब नहीं चाहिए। कोर्ट अच्छा जजमेंट दिया है ना, सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। लेकिन नॉर्मली, नॉर्मल केस में, ऐसे केसेस में लड़का लोगों का बैम्बू हो जाता है, ठीक है वो उसको मेंटेनेंस के लिए उसका टोटल इनकम का ऑलमोस्ट 50% देना पड़ता है, क्योंकि ये 50% कहाँ से आया, इसके लिए हिंदू लॉ है सर, हिंदू लॉ नहीं बोलेंगे, हिंदू प्रैक्टिस है। जब शादी होता है ना, तो एज पर हिंदुइज्म उसको बोलते हैं आधा नर आधा नारी, ये शिव जी से आया है, ठीक है, अर्धनारीश्वर, ठीक है, इसको बामांगी भी बोलते हैं। बामांगी माने कि अगर हस्बैंड, जैसे हमेशा देखना कि जब शादी होता है ना, शादी के टाइम पे तुम लोग जानते होंगे शायद, ठीक है, कि वाइफ को ना हमेशा हस्बैंड के लेफ्ट साइड में रखा जाता है। तो ये बामांगी माने, ये अगर पूरा अंग है तो इसका आधा हिस्सा मेरा वाइफ है और आधा मैं, ठीक है, तो आधा आधा है ना, तो आधा आधा माने 50%। इसलिए जब कोर्ट भी डिसीजन देता है तो 50% से देता है। तो कोर्ट भी ना इस कस्टम से बाहर नहीं है, ये लोग कोई एलियन थोड़ी है, समाज से ही निकला है, और रूल को भी समाज से ही बनाया जाता है, इसलिए कस्टम भी जानना जरूरी है। शादी ब्याह अगर अटेंड करते हो ना, सिर्फ सेल्फी ही मत खींचा करो, कभी जरूरत पड़ने से ना वो शादी का मंडप में वो ब्राह्मण क्या कर रहा है उसको देखो, समझ में नहीं आया बट कम से कम देखो, क्वेश्चन अराइज होना चाहिए। हाँ टाइम रुकते ही नहीं है। वो तो मुझे पता है, पेट भर गया और जाके सो जाओ। हाँ। चलो, डिस्टिंक्शन बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट इतना तो हम लोग आज समझ ही गए हैं। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूट, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट, एग्रीमेंट इक्वल्स टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एग्रीमेंट प्लस इट्स एनफोर्सेबिलिटी। Creation of legal obligation, an agreement may or may not create a legal obligations, a contract necessarily create a legal obligations. Every agreement need not necessarily be a contract, all contracts are necessarily agreement. Binding agreement is not concluded or binding contract, एग्रीमेंट में कोई किसी के ऊपर कुछ भी बाइंडिंग नहीं होता है। कॉन्ट्रैक्ट इज कंक्लूडेड एंड बाइंडिंग ऑन दी कंसर्न पार्टीज। आज इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एवरीथिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है।
समझ में आया? जिनके पास मेरा ये वाला नोट्स नहीं है, ये मेरा नोट्स है, अपना अपना इंस्टीट्यूट का नोट फॉलो करो, कोई इशू नहीं है, ये मेरा नोट्स मेरे से कलेक्ट कर लेना। एक तो व्हाट्सएप को लिख देना, ठीक है? ओके सर, थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। Thank you, sir. थैंक यू सर, बाय सर। Thank you, sir. एक सेकंड, क्या चीज? एक बार लिख देना, ठीक है?